बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ज़िंदगी एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत सफ़र है, लेकिन जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, किसी सफ़र पे निकलते हैं तो किसी प्लानिंग के साथ निकलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं, कुछ लाइफ के गोल्स होते हैं। आज मैं आपके साथ ज़िंदगी के 9 लाइफ गोल्स शेयर करूंगी। 9 गोल्स जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लें, या 9 चीज़ें जो अगर आप रेगुलरली करें तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये 9 लाइफ गोल्स टिप्स क्या हैं, आए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले 9 से शुरू करते हैं। नंबर 9 ग्लास पानी पीना चाहिए। पानी हम सब के जिस्म की एक बड़ी बेसिक ज़रूरत है और पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ हाइड्रेशन का काम है पानी का, लेकिन पानी हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, इन जनरल हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिसको हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए। सो हर रोज़ आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम आपने 9 ग्लास पानी रोज़ पीने हैं। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकलेंगे और पानी, आपने ये भी सुना होगा कि अगर गुस्सा चढ़ा हो तो पानी का ग्लास पी लें। सो पानी हमें काम डाउन करने में और रिलैक्स करने में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है और आजकल वाली स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में 9 ग्लास पानी बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 रोज़ाना 8 घंटे सोना है। जी हाँ, एवरी डे 8 आवर्स ऑफ स्लीप को हमने पूरा करना है। 8 घंटे अगर आप अपनी नींद पूरा करेंगे तो आप फटीग से भी बचेंगे, मूड स्विंग से बचेंगे और नींद हमारी प्रोडक्टिविटी और काम करने की जो कुव्वत है उसको 1000 गुना बेहतर कर देती है। सो अच्छी नींद ही प्रोडक्टिविटी का राज है। तो कोशिश ये करनी है कि 8 घंटे अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि 6 से 8 घंटे मर्द को नींद पूरी करनी चाहिए और 8 से 10 घंटे ख़वातीन को नींद पूरी करनी चाहिए। तो 8 एक बड़ा सॉलिड और पॉजिटिव नंबर है मर्द और औरत दोनों के लिए कि वो अपनी नींद 8 घंटे ज़रूर पूरी करें। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 फिगर की इनकम का टारगेट रखना है। 7 फिगर्स यानी कि अगर आप 1 के साथ 0 0 0 6 ज़ीरोज़ लगाते हैं तो क्या अमाउंट बनता है? 10 लाख रुपए। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि मिनिमम हम अपने आप को 7 फिगर की इनकम की तरफ लेके जाएं, यानी कि हम अपनी अर्निंग को 10 लाख रुपीज़ तक, यानी कि 1 मिलियन तक ले जाने की कोशिश करें पर मंथ। सो लाइफ गोल्स की अगर बात कर रहे हैं तो 7 फिगर की इनकम 1 0 0 0 0 0 0 0 यानी कि 3 6 ज़ीरोज़ एंड 1 बन गया 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन रुपीज़ की हमें अपने आप को इनकम की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए पर मंथ। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। 6 वीक में 6 दफ़ा आपने जिम ज़रूर जाना है। 6 टाइम्स अ वीक। मंडे ट्यूसडे वेंसडे कर लें, थर्सडे ऑफ कर लें, फ्राइडे सैटरडे संडे कर लें, कोई एक दिन अपना ऑफ डे रखें और बाकी 6 दिन मिनिमम हमने एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप चहलकदमी कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, पिलाटेस कर रहे हैं। बहुत से लोग 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं लेकिन 6 के 6 दिन डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। एक दिन वॉक कर ली, एक दिन साइकिलिंग कर ली, एक दिन जिम चले गए, एक दिन योगा कर ली, एक दिन फिर आप जिम चले गए, फिर एक दिन आपने रनिंग कर ली और इस तरह से अपने 6 डेज़ ऑफ द वीक, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 6 दिन आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। 5वीं टिप, फिफ्थ टिप है कि 5 दिन काम करना है। वैसे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर के ममालिक में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 4 दिन का वर्क डे बन गया है, उसमें हम फिर अपने रूल्स चेंज कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि 5 डेज़ अ वीक काम होता है, मंडे टू फ्राइडे, कभी कभी सैटरडेज़ को भी लोग काम करते हैं, लेकिन गोल ये होना चाहिए कि हफ्ते में 5 दिन हमने काम करना है। सो 5 डेज़ ऑफ द वीक, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, 2 दिन आपके ऑफ होने चाहिए जहाँ पे आप रिलैक्स करें। सो नंबर 5 इज़ वीक में 5 दिन हमने काम करना है। 4 बेडरूम वाला घर। कोशिश करनी चाहिए कि देखिए यूजुअली फैमिलीज़ में 2 या 3 बच्चे होते ही होते हैं, कोई घर का बड़ा फैमिली मेम्बर भी साथ रहता है और गेस्ट रूम की भी ज़रूरत होती है और हस्बैंड वाइफ अगर कपल हों या सिंगल भी हों तो आपको पता है कि एक बेडरूम वहाँ भी चाहिए होता है। तो 4 बेडरूम वाला घर हमारा गोल होना चाहिए। 4 बेडरूम वाले घर में आप बड़े रिलैक्स तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब कोविड जैसे पेंडेमिक्स आते हैं तो अगर बंदा घर में बंद हो भी जाए तो कम से कम आपके पास इतनी स्पेस होती है कि इंसान सुकून से अपना वक्त गुजार ले। सो 4 बेडरूम्स,
4 बेडरूम के घर का हमारा गोल होना चाहिए। फिर थर्ड टिप, एक दिन में सिर्फ 3 दफ़ा खाना खाना है, 3 मील्स अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये जो हम चाय भी पी लेते हैं, स्नैक्स भी ले लेते हैं, एक्चुअली व्यूअर्स ये हमें बड़े अनहेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाता है। सो नंबर 3 इज़ दिन में 3 दफ़ा हमने खाना खाना है और उससे ज़्यादा नहीं, 3 और लेस। बहुत से लोग दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं, वो लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ कर लेते हैं और फिर डिनर जो है ज़रा अर्ली कर लेते हैं। रिगार्डलेस 3 मील्स अ डे इज़ योर थर्ड गोल। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, 2 बच्चे होने चाहिए, 2। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, अगर हम खुशहाल घराने की बात करते हैं, अपने फैमिली सर्कल की बात करते हैं, एक वक्त था जहाँ पे 6-6, 8-8 बच्चे भी होते थे, अच्छे वक्त थे, फाइनेंसिस भी आसान होते थे, बच्चों को तालीम देना भी ईजी होता था। लेकिन आजकल के ज़माने में 2 बच्चे खुशहाल घराना, 2 बच्चे फैमिली को कंप्लीट करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से 4 रूम्स की भी बात करें तो 2 बेडरूम एक बच्चे का, 1 बेडरूम हस्बैंड वाइफ का और 1 बेडरूम आपका गेस्ट रूम हो गया या घर के किसी बड़े का हो गया या व्हाटएवर। 2 बच्चे खुशहाल घराना, 2 जो है वो है 2 बच्चे। अब बढ़ते हैं आखिरी नंबर 1 पे। नंबर 1, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा स्पाउस, अ गुड हस्बैंड। ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको ज़िंदगी में हेल्प भी करती है, सपोर्ट भी करती है। जब भी हम किसी भी कामयाब इंसान से बात करें जो मैरिड है और उनसे पूछे कि जी आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, तो 90% ऑफ द टाइम यही कहा जाता है कि मेरी बीवी या मेरा शौहर जो है मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर इज़ आवर नंबर 1 गोल। एंड जब एक अच्छा लाइफ पार्टनर, अगर आप शादी करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स मैरिड एंड विद अ लाइफ पार्टनर हु इज़ सपोर्टिव, हु इज़ पॉजिटिव, ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाती है। और फाइनली आखिरी गोल विच इज़ 0। अब 0 किस तरह गोल हो सकता है, मैं बताती हूँ। 0 नेगेटिविटी। हमने अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी का नंबर 0 रखना है। जब हम अपनी ज़िंदगी में 0 रखेंगे नेगेटिविटी का नंबर, तो हमारी ज़िंदगी में नेचुरली पॉजिटिविटी आ जाएगी। यानी कि नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना है, नेगेटिव बातों को अवॉइड करना है, नेगेटिव सोचों को रोकना है। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में व्यूअर्स नेगेटिविटी लाती है, उसको आप साइड लाइन कर दें और आपकी ज़िंदगी नेचुरली बड़ी पॉजिटिव और खुशगवार हो जाएगी। सो व्यूअर्स, ये हैं ज़िंदगी के 9 गोल्स। एक्चुअली 10 है, क्योंकि 0 को इंक्लूड कर ले तो 10 चीज़ें मैंने आपके साथ 10 टिप्स शेयर की हैं। इनको अपनी ज़िंदगी का गोल बना लें और जैसे जैसे गोल्स अचीव होते जाते हैं उनको टिक ऑफ करते जाएं। ये एक बड़ा मेरे ख्याल से पॉजिटिव तरीका है अपनी लाइफ को जीने का, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने का और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का। व्यूअर्स, कामयाब ज़िंदगी सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसों से नहीं हम अचीव करते या चीज़ों से अचीव नहीं करते। कामयाब ज़िंदगी वो है जिसमें आपकी सेहत भी बरकरार हो, आपके आपस में ताल्लुकात भी अच्छे हों, आप अच्छे काम भी करें, फिलैंथ्रोपी का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में हो, एंड देन ऑफ कोर्स पैसे और कंफर्ट और ये चीज़ें भी हों। और ज़िंदगी में जिन लोगों का हम इंतखाब करें लाइफ पार्टनर जैसे कि हो, वो अच्छे लोग हों, ऐसे लोग हों जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो। कभी कभी 2 बहुत अच्छे लोग आपस में कंपैटिबल नहीं होते, जिसकी वजह से ताल्लुकात नहीं चल पाते। ये सब चीज़ें ट्राई करें और अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर करें @042992000648। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए बढ़ते हैं शेफ़ हिबा एहसन की तरफ और देखते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी लगी मैं हमारी 10 टिप्स, 9 गोल्स, 9 से लेके 0 तक? बहुत अच्छी। और आई थिंक अगर हम इस हिसाब से ज़िंदगी गुजारें तो हम बहुत खुश और मुतमईन रह सकते हैं, क्योंकि ये सारे गोल्स ही ऐसे हैं जिनसे हमारी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। तो इंशाल्लाह आई विल आल्सो बी वर्किंग ऑन दीज गोल्स नाउ। और बात ये है कि देखिए ज़िंदगी में आपकी फॉर एग्जांपल लाइफ में अगर देखें तो आपके हस्बैंड एहसन, आप लोगों का एक बड़ा प्यारा दोस्ती, फ्रेंडशिप दैट टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, टर्न इनटू अ मैरिज। अब अपनी अगर लाइफ को देखो तो एक तो गोल टिक ऑफ हो गया ना, राइट। अच्छा लाइफ पार्टनर, ट्विंस, माशाल्लाह बच्चे आपके दोनों बेटे, एक और लाइफ गोल टिक ऑफ हो गया। अब जो चीज़ें मिसिंग है उसमें से उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। घर का गोल हो गया, पानी के 9 ग्लास आपने दिन में पी लिए, नींद को 8 घंटे पूरा कर लिया जी। ये चीज़ें हमारी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी लेके आती है। बिल्कुल। 5 दिन काम करना है, 2 दिन आपने ऑफ करने ही करने हैं। यस। ये सब चीज़ें अगर हम जो हैं वो तो ग्रेट, यानी कि मोस्टली आपके गोल्स या एटलीस्ट सम गोल्स आपके अचीव हो चुके हैं जी। चलो मैं अपनी लिस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मुझे बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन से गोल्स अचीव किए हुए हैं। ओके। 9 ग्लास पानी पीना,
नहीं, अच्छा 8 घंटे सोना, अब अभी तो बहुत मुश्किल है ट्विंस के साथ, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। 7 फिगर की इनकम, नॉट येट बट इंशाल्लाह। अच्छा वीक में 6 दिन जिम, नहीं, आई डू वॉक विद द बेबीज, तो इफ दैट काउंट्स तो यस। 6 ओके। Yes. चलो 5 दिन काम करना चाहिए, यस, मोर और लेस। More 6 नहीं? दिन भी हो जाते हैं, बट संडे ऑफ होता है। अच्छा 4 बेडरूम वाला घर यस। है, Yes. माशाल्लाह। अच्छा सिर्फ 3 मील्स खानी है दिन में, नहीं, आई एम अ फूडी, मैं ज़्यादा खाती हूँ। अच्छा 2 बच्चे, एक अच्छा स्पाउस Yes. और ज़ीरो नेगेटिविटी, जीरो नेगेटिविटी, यस तो काफ़ी हद तक तो वी आर देयर। यस। अब इस कुछ चीज़ रह को- गए हैं। बिल्कुल। सो व्यूअर्स वही वाली चीज़ है कि हमने अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव अंदाज में आगे लेके चलना। अच्छा किचन में क्या बनाएंगे, रेसिपी और चीज़ों के लिए मैं बाद में आऊँगी, ओके, ऑलराइट। तो बन क्या रहा है मेन्यू? कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता बिरयानी। Yes. अच्छा आजकल व्यूअर्स ये कोफ्ता बिरयानी बड़ी इन है, कीमे वाली बिरयानी, हाँ। दम वाले कीमे वाली बिरयानी, मोती कबाब बिरयानी। बिरयानी। सो एक वेरिएशन है नॉर्मल बिरयानी पे और एक्चुअली एक बड़ा इजी ऑप्शन है। जी। अगर आप खुद सोचें तो इट्स अ वेरी वेरी इजी ऑप्शन, बिकॉज कोफ्ते अगर आपके पास बने हुए हैं, एक दिन आपने कोफ्ते अंडे बना लिए या कोफ्ते आलू बना लिए, हफ्ते के बाद आपने कोफ्ता बिरयानी बना ली, कोफ्ते आपने पहले के बना के रखे हुए। बिल्कुल। सो इट्स एन ईजी थिंग टू डू। Yes. खैर किचन में आएंगे अभी 2 लम्हे के बाद। ब्रेक में जाने से पहले आज क्योंकि 11 फरवरी है और आज ड्रामा आर्टिस्ट काजी वाजिद साहब की डेथ एनिवर्सरी है, तो आपको हम ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। 26 मई 1930 को आप लाहौर में पैदा हुए, एक बेहतरीन आर्टिस्ट। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ एज अ ड्रामा आर्टिस्ट रेडियो पाकिस्तान से किया। आपके बेशुमार ड्रामे जिनमें खुदा की बस्ती, धूप किनारे, तन्हाइयाँ जैसे फेमस ड्रामे शामिल हैं। सोचे में से व्यूअर्स, खुदा की बस्ती, धूप किनारे और तन्हाइयाँ 3 सुपर स्मैश हिट प्लेज जिन तीनों का आप हिस्सा थे, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें आपकी क्रेडिट को जाती हैं। गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 11 फरवरी 2018 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए, कराची में आपकी डेथ हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक काजी वाजिद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलेंगे हम हिबाज किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं हिबाज किचन में। आज हिबाज किचन में बन रही है कोफ्ता बिरयानी। तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी चावल भी डाल दिए। जी, मैंने एक तय लगा दी है ताकि हम सालन बना के डायरेक्ट उसमें रख के फिर हम ऊपर वाली लेयर रख देंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपने मुझे कहा है कि ये सारा का सारा जी जी जी, अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे पहले शामिल कर रहे हैं ऑयल में। ऑयल ऑलरेडी मैंने ऑन कर दिया था, तो तेल गरम है। उसके साथ साथ हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं ऑलरेडी, तो ये थोड़ा सा वो जब पक जाएगा फिर हम ऐड करेंगे। डन। यस। अच्छा, मैं पहले रेसिपी शेयर कर देती हूँ, फिर हम आलू भी है इसमें? यस, आलू भी डाल। आलू के बगैर मुझे तो बिरयानी नहीं लगती। आपका क्या नहीं ख्याल लगती, है? हम लोग तो बड़ी दुआ। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी अपना। मुझे सिर्फ ये इशू होता है आलू के साथ कि ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, ओके। और अगर वेजिटेबल डालनी है तो मे बी गाजर एंड मटर टाइप चीज। आलू नहीं। आलू आई मीन हर चीज में वैसे ही डलता है, बट जो लोग कराची में अगर आलू ना हो बिरयानी में तो लोग खाते ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी ऐसे ही, मेरा भी ऐसी माने, अगर आलू ना हो तो मुझे लगता है कि पुलाव है। बिल्कुल कंसिडर नहीं करती उसको बिरयानी। चले अच्छा। इंग्रेडिएंट लिस्ट शेयर कर देते हैं और साथ साथ मेथड भी हम शेयर करें। तो कोफ्ता बिरयानी के लिए आपको सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए मुर्गी का गोश्त या आप मटन बीफ ले लें, आधा किलो बोनलेस चाहिए। उसके साथ साथ आपको डबल रोटी के 2 स्लाइस चाहिए, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत 1 हैंडफुल, पुदीने की 1 गट्ठी, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आपको चाहिए 1.5 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर आपको चाहिए 1.5 चाय का चम्मच, कलवंजी 1 चाय का चम्मच और तेल फ्राई करने के लिए। और उसके साथ असेंबलिंग के लिए, बिरयानी की असेंबलिंग के लिए जो आपको चाहिए वो है चावल उबले हुए 1 किलो, आलू आपको चाहिए आधा किलो, प्याज आपको चाहिए आधा किलो, टमाटर भी आधा किलो, दही आधा किलो, बिरयानी मसाला हम लेंगे 1 पैकेट, ज़र्दा रंग हस्बे ज़रूरत, पुदीना हम लेंगे और प्याज लेंगे गार्निश के लिए। तो सबसे पहले तरीका बता देती हूँ कोफ्ते बनाने का। कोफ्ते के लिए आपने जो मुर्गी का गोश्त है उसको
हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज के साथ कर लेना है, कीमा बना लेना। अगर आपके पास कीमा ऑलरेडी है तो आपने सिर्फ जो प्याज, आपका धनिया है, उसको कीमा बना के उसमें ऐड कर दें। बट आई प्रेफर कि सब कुछ साथ ही करूँ, तो मैं फूड प्रोसेसर में कीमा, धनिया, सारी स्पाइसेस, ब्रेड स्लाइसेस डाल के उसको अच्छा सा मिक्स कर, ब्लेंड करके कीमे का मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसको आपने बॉल्स की शेप दे के कर लेना है शैलो फ्राई। ये आपके पास आगे आपके कोफ्ते, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत कन्वीनियंट है, अगर सालन बनाना है वो बना सकते हैं। तो आपके पास आपकी बेस आ गई। उसके अलावा जो अब हम बना रहे हैं इसका मसाला, उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तेल में अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया था, उसके बाद प्याज शामिल कर दिए थे, उसके बाद हम इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। ये अब डाल दूँ? जी जी, ये प्याज ब्राउन थे तो हम ये ऐड कर देंगे इसमें साथ साथ। फिर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बिरयानी मसाला। अच्छा, एक बात, लोग बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि यूज़ करना शुरू हो गए हैं ये कैन हुए हुए टमाटर और ये सारी चीज़ें। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्यूअर्स ये चीज़ अवॉइड करें। बिल्कुल, उसमें फ्रेश चीज़ होती है। टमाटर बड़े आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। घर में कभी आपने कैन कून रखे हो जैसे चनों के और इन चीज़ों के, बिकॉज थोड़ा टाइम मतलब वो मतलब अगर उस वक्त एंड टाइम पे कोई आ जाए तो आपने वैसे इमरजेंसी के लिए रखा हुआ समझ आती है, लेकिन प्लीज़ ये टिन्ड और पैकेज चीज़ों से बाहर निकल आए। यस, फ्रेश चीज़ होती है। ये एक, अगर आपने क्विक मसाला बनाना है तो आप ब्लेंड कर सकते हैं। वैसे आपने अगर टमाटोज चॉप करके यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ब्लेंडर तो मतलब ज़्यादातर लोगों के घर में होता है। अगर नहीं है तो आप चॉप टमाटोज भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। ये बिरयानी मसाला है, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एडिशनल हीट देने के लिए, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड करेंगे और फिर हम दही शामिल कर देंगे। जब ये मसाला तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ये कोफ्ते ऐड करेंगे, क्योंकि कोफ्ते हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं तो इसको हमने एट द लास्ट मोमेंट ही ऐड करना है इसमें। और बिल्कुल फिर सही। हम तय लगा देंगे। जो तय के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, लेयरिंग के लिए जो मेरे पास हाँ, इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं मेरे पास। अच्छा, ये बहुत ना फ्लेवर इन्हांस करते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है, ये नहीं है कि बिरयानी में मसाला होनी कब डालना चाहिए। है? ये आप ये ऐड कर सकते हैं। डाल दूँ? हाँ। यस, तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है। जी जी, ये वो होता है ना एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट। अच्छा वो है। अच्छा यस, ठीक है। तो मैं कहा कोई जावित्री टाइप कोई चीज़ ना हो ना। नहीं, तो ये एक फ्लेवर को इन्हांस करता है और बिरयानी की शक्ल को भी इन्हांस करता है। तो लेयरिंग के वक्त हम इसमें फ्रेश पुदीना डालेंगे, उसके साथ हमारे पास धनिया है, ग्रीन चिलीज़ हैं जिसको मैंने बस ये 2 स्लिट लगा के तो ऐसे कट किया हुआ है, और साथ साथ टमाटर भी हम लेयरिंग में डालेंगे। ये भी बहुत मज़े के टैंगी से टमाटर होंगे, और साथ साथ पोटैटोस। अच्छा, टमाटर का पेस्ट भी और वो भी? जी, ये लेयरिंग के लिए, लेयरिंग में डालेंगे हम। बिल्कुल सही, जस्ट फॉर द लुक। और पोटैटोस अगेन ऑप्शनल, बट प्लीज़ ऐड करें इसको। ये, और जो आप कह रही थी अगर हिबा को घर बुलाना है तो हाँ, फिर ज़रूर ऐड करें। और आप जो कैरेट्स का कह रही थी वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि कैरेट को लेके उसको पील करके उसके थिक कट्स बना के तो उसको सिर्फ 2-3 मिनट ब्लांच करें। ब्लांच करने के बाद ऐसे ही उसको जैसे लेयरिंग में शामिल कर दें, या इवन जब हम कोफ्ते ऐड करेंगे उस वक्त आप कैरेट डाल के अंदर तो थोड़ा सा उसको भून लेंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, सो अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये तो चिकन के कोफ्ते हैं जी, व्हाट अबाउट बीफ या मटन के? बीफ और मटन के कोफ्ते की भी आपकी सेम ही रेसिपी होगी। आपने कीमा करके उसका, उसमें सारे मसाले, अदरक लहसुन धनिया सब कुछ डाल के तो उसको आपने फ्राई कर, उसे भी फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसका आपने ये ख्याल रखना है कि उसकी कुकिंग टाइम फ़र्क होगी। मटन और बीफ को कुकिंग टाइम जो है ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि अंदर से कोफ्ते कच्चे ना रह जाएं, प्रॉपर पके हुए हों। और आप कोई भी मतलब आपकी पसंद का मीट यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो रेसिपी है वो सेम होगी एज़ इट इज़। और इसकी सर्विंग के लिए आप इसके ऊपर अगर सर्व करते वक्त बॉयल, मसाला कितना और कुक होगा? बस हल्का सा, जैसे ऑयल बाहर आने लग गया है और इसमें बबल्स आ गए हैं तो हम थोड़ा सा इसमें ऑलमोस्ट आधा आप कर दें ऐड दही। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। सही, ये ऐड हो गया।
साथ में हम क्योंकि ये थोड़ा बड़ी सा ही, नमक अगर ऐड आपके करेंगे। कोफ्ते प्री प्रिपेयर्ड हो ना बहुत क्विक रेसिपी तो है बहुत ये क्विक रेसिपी है, बहुत क्विक अब रेसिपी। जैसे आपके कोई अचानक से मेहमान आ रहे हैं तो आपके पास कोफ्ते नहीं भी बने पड़े हुए तो फ्रोज़न कोफ्ते मिलते हैं, अगेन नॉट रिकमेंडेड, खुद बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आपको मजबूरी है, टाइम नहीं है, तो ये इजीली आप फ्रोज़न कोफ्ते से भी बना सकते हैं। उसका भी सेम मेथड है। फ्रोज़न कोफ्ते आपने शैलो फ्राई कर लेने हैं और एज इट इज़ यही रेसिपी यूज़ करनी क्योंकि है। छींटे उड़ती हैं, तो अगर आप Yes. उसको कवर कर इसमें लें, हम अब कोफ्ते कोफ्ते डाल, ऐड कर लेंगे। तो दही- बेशक थोड़ा वो आहिस्ता कर लें ताकि छींटे ना उड़े ज़्यादा। ठीक है। अब ये देखिए अगेन तरीके से careful. अगर देखिए ना, अगर आप Yes. ढक्कन को सामने रखते हैं तो आपके लिए बड़ा ये इजी हो जाता है। ये देखिए ना, आपकी ग्रेवी एक्चुअली तैयार हो गई है। यस बिल्कुल। अब आपने कोफ्तों को ऑब्वियसली, क्योंकि आपने ये पहले के थे, तो हम इनको 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे तो वो अंदर तक गर्म हो अंदर जाएंगे। तक गर्म हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड बेसिकली योर कोफ्ता बिरयानी 90% इसकी इज बस हमने तय लगानी है इन सब चीज़ों के साथ और बिरयानी तैयार है। अब इसको हमने जैसे कि That's it. कवर करके थोड़ी देर, अच्छा ये बाकी की दही नहीं डलेगी? नहीं, ये इसकी मैं बनाऊंगी साथ में मिंट रायता। मिंट रायता। Yes. बट यू सी द थिंग अबाउट बिरयानी और पुलाव व्हाटएवर इज, जी। इट्स अ कंप्लीट मील। कंप्लीट मील, बिल्कुल ऐसा ही। और बातें करते करते आप देखें कि लिटरली फ्यू मिनट्स हुए हैं और हम और लोगों ने अपना बिरयानी भी काम almost ऑलमोस्ट ready मुकम्मल है, कर लिया। yes. इसकी अब हम लेयरिंग आपके सामने करेंगे एंड विल बी डन। जी एग्जैक्टली। सो द फैक्ट इज, हाँ, वो दम में आपने उसको 15-20 मिनट के लिए कर देने लिया। हैं, अच्छा, yes. चावलों को किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? चावलों को मैंने ये किया था कि चावलों के पानी में मैंने ज़ीरा, एक तेज़ पत्ता और थोड़ा सा विनेगर या लेमन जूस आप डालेंगे तो चावल खिले खिले बनेंगे, और नमक डाल के मैंने चावलों को बॉईल किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरा भी है एडेड ऑलरेडी, और बस बॉईल कर लिया था, दैट्स इट। और इसमें एक और मैं बताने लगी थी टिप कि सालन भी आप एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे आपके मेहमान आ रहे हैं, आपने बहुत लैविश मेन्यू प्रिपेयर किया है या कुछ, तो आप सालन और चावल भी द डे बिफोर बना के रख सकते हैं। ऑन द डे ऑफ द दावत आपने बस क्या करना है कि उसकी लेयरिंग करके तो दम लगा देना है, दैट्स इट, और आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी। और चावलों को इसी तरह या कोई इसके नीचे चीज़ रखनी है? नहीं, ऐसी ठीक है, हम बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे तो ऐसी ठीक है। आपके पास वो जो तवी है होती है या कुछ, वो भी आप नीचे रख सकते हैं, बट हम इसका लो फ्लेम रखेंगे तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। नीचे आप जैसे इस देगची में जिसमें आपने लेयरिंग करनी है, उसमें आप बटर या घी पहले थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद एक लेयर चावल की, फिर हम अपने ये वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे डालेंगे। तो अब आप अपनी लेयरिंग शुरू कर जी। दें, तब तक हमारा ये एक्चुअली इट्स डन, ग्रेवी इज इट्स डन। डन, यस। जैसे हम ये थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे पुदीना, थोड़ा सा मैं रख रही हूँ ऊपर के लिए, थोड़ा सा धनिया हो गया, ठीक है, ग्रीन चिलीज हो गई, नेक्स्ट। पोटैटोज़ आ गए हमारे, हाफ पोटैटोज़ अभी कर रही हूँ, हाफ ऊपर करेंगे हम, और हमारे टोमेटो स्लाइसेस हो गए। अब ये ग्रेवी पूरी डाल दूं ऊपर से? जी, यस यस, यस। ये इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, ये देखिए ग्रेवी ऐड हो गई, फिर मैं इस पर एक लेयरिंग करूँगी इसकी, और दैट्स इट। लाइक व्यूअर्स, इससे ज़्यादा आसान और अनकॉम्प्लिकेटेड, अब ज़्यादा उसको हिलाना जुलाना नहीं है, Yes. इसीलिए मैंने कोशिश की है कि हम बैलेंस में उसको डाल दें, राइट। और अब हमने राइस डालने हैं, राइट। Yes, ये सारे के सारे राइस ऊपर आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। आप गोरा स्टाइल करने की कोशिश करें, देसी ऐसे ही करते हैं पुत्र। ये ऐड हो गया इसके ऊपर, बिल्कुल, ये जो है येलो फूड कलर, बस थोड़ा सा हमने इसको स्प्रेड आउट कर दिया यस। ताकि ये हम इसमें अब येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, और बाकी जो चीज़ें हमने ऊपर के लिए रखी थी वो ऐड कर देंगे, एंड इट्स रेडी। It's ready. That's the thing. That's the beauty of this. ये सारा इस पे डालना था ना? जी जी हाँ। सो हमारा सारा का सारा जो है वो काम डन हो गया। ऊपर से हम आलू डालेंगे थोड़े से, जी। करेक्ट। यस। एंड व्यूअर्स, मतलब इससे ज़्यादा क्विक और फास्ट बिरयानी तो कोई नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। अब अगर ये भी नहीं आपसे होता तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। और ये ले जी, बिरयानी हमने दम पे लगा दम दी पे रख दी। एंड इट विल बी इंशाल्लाह
ready in 15 minutes इन 15 inshallah. मिनट्स इट विल बी रेडी। Yes. इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, और वो ये है कि न्यू बॉर्न बच्चे, नौज़ायदा बच्चे, आई एम श्योर जब आपके भी ट्विंस हुए थे तो आप भी कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या। बहुत से लोग कहते हैं जी आटे से मालिश करनी चाहिए, कोई कहता है कि मतलब वो अगर बच्चियां हों तो उनके बाल उतारने के लिए फिर मालिश करते हैं, वेरियस डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो टिप्स एंड कुछ बाम्स होते हैं जो लोग घर पे ही बना लेते हैं यूज़ करने के लिए। तो नौज़ायदा बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, ये हम जानेंगे एक हर्बल और नेचुरल पर्सपेक्टिव से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ द हर्बल एक्सपर्ट, हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट नैयर ज़िक्रिया साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम जुगैन। आपी देखिए, हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं लेकिन न्यू बॉर्न बेबी जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चा होता है, हाँ जी, स्पेशली आजकल आपको पता है जब सर्दियाँ हों और बच्चा पैदा होता है तो बड़ी ख़ास एहतियात करनी पड़ती है, और जनरली भी ख़ास एहतियात करनी होती है जब बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर मौसम के अपने इश्यूज होते हैं, हाँ जी, हर मौसम के अपने तकाज़े होते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। न्यू बॉर्न बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है उससे रिलेटेड एक घर के पॉइंट ऑफ व्यू से या हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से, जी। नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या टिप्स देंगी? देखिए डॉक्टर तो जो बताता है वो बताता है। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट जो है वो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रखा है। क्योंकि चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों, सर्दियों के अंदर अगर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो कहते हैं कि पहली सर्दी और पहली गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा केयर की और एहतियात की ज़रूरत होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अभी स्टार्ट के अंदर ही जो है वो अगर बच्चा बीमार हुआ है, अगर उसकी केयर नहीं की गई, जो कि हम बड़े इजी वे के साथ जो है वो हम कर सकते हैं, तो हम बच्चे को उस मेडिकेशन के ऊपर जो है वो नहीं वो जाता अगर आप ये केयर कर लेते हैं। तो अगर स्टार्ट के अंदर ही अगर एंटीबायोटिक्स और इस तरह के कोर्सेज वगैरह शुरू करवाना शुरू कर देते हो तो वो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है, वो फिर अगले लाइफ के अंदर जो है वो उसके लिए चीज़ें प्रॉब्लम जो है और वो। आप ही देखें कि तो मेडिकल साइंस ने अब बार बार प्रूव किया हाँ जी। कि अगर आप बच्चे की को शुरू में बार बार एंटीबायोटिक पे डालते हैं तो फिर बच्चों को रेजिस्टेंस हो जाती है एंटीबायोटिक से। बिल्कुल फिर आगे जाके जब 8-8, 9-9 साल के या 10-10 साल के बच्चों को एंटीबायोटिक की ड्रिप लगती है तो लोग कहते हैं कि हाइला ये क्या हो गया। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। अब जिस तरह से सर्दियों का मौसम है, ठीक है, सर्दी का मौसम आ रहा है या जा रहा है, इसके अंदर जो मेन हमें इश्यूज जो है वो बच्चे को ठंड लग जाना, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कंजेशन या नमूनिया हो जाना। नमूनिया आपको पता है इतना छोटे बच्चे के लिए ख़तरनाक है अगर आप उसकी एहतियात नहीं करते। एहतियात आपने क्या करनी है कि कोशिश करें कि सर्दी के मौसम के अंदर बच्चों को नहलाते टाइम, मैंने जो हमारा टाइम था रात के टाइम, या कमरे को बंद करके पहले कमरे का जो है वो टेम्परेचर अच्छा, जो है, लोग पता है क्या करते हैं आप ही, नहलाते ही नहीं है, हाँ जी, नहलाते ही नहीं, ये 5 भी 5 गलत 6 है। दिन नहीं नहलाते, जबकि व्यूअर्स बच्चे को नहलाना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी, और हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन तो डेफिनेटली नहलाना चाहिए। मैंने तो खैर हमेशा डेली ही नहलाया है। हाँ जी, और यही कि शाम को, रात को या दोपहर को जब धूप अगर निकली हुई हो और निकली सर्दी है। हो तो, हाँ जी, बिल्कुल। अदरवाइज कमरे को बंद किया, हाँ जी। लॉक लगाया, जी। गर्म पूरा कमरे को किया हाँ और बच्चे को कमरे में ही नहलाया। कमरे लोग में- ठंडे वॉशरूम में ले जाते हैं। जी, अगर आप वॉशरूम में नहला रहे हैं, वॉशरूम का टेम्परेचर भी आप जो है वो नॉर्मल करें, उसकी ठंडक को ख़त्म करें गर्म पानी से या हीटर से या स्टीम से, जिस तरह से भी है। तो बच्चे को नहलाने से पहले अगर आप मालिश कर लेते हैं, ठीक है, मालिश के लिए पहले तो होता था कि देसी घी की जो है वो मालिश की जाती थी। अब अगर कहें कि जी जैतून का तेल नहीं है तो मैं किसके साथ मालिश करूं, आप जो है वो सिंपल, अगर सरसों का तेल है, सालन बनाने वाला जो तेल होता है आप जी, वो भी जी, यूज़ कर सकते वो हैं। भी ऑयल use- तो ऑयल है। हाँ, बहुत जेंटल हाथों के साथ जो है वो आप बच्चे को जो है फुल बॉडी के ऊपर मसाज, ताकि अगर आपने जो नहलाना है सर्दी के मौसम में, गर्म पानी से उसकी बॉडी का जो है वो मॉइस्चर लॉस ना हो। तो देसी घी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। देसी घी से बेस्ट कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो आप पहले जो है वो मालिश करके बच्चे को, फिर बच्चे को रूम टेम्परेचर आप जो कम से कम 20 या 25
कमरे का टेम्परेचर सर्दी के मौसम के अंदर। गर्मी के मौसम में भी इसी चीज़ की आपने एहतियात, आपने देखा नहीं कि गर्मियों में भी कहते हैं कि बच्चे को ठंड लगी, ग्रीन पोटियाँ आ रही होती हैं, उसमें भी ये होता है कि एसी में जो है वो बच्चा जो है वो आप एसी के एनवायरनमेंट में है और एकदम आप उसको जो है वो नहला के आप उसको जो है वो ज़रा कपड़े पहना देते कि नहलाया इसको ठंड लग जाए। एक टेम्परेचर का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एसी में और बच्चे को नहलाने लगे हैं, थोड़ा सा उसको पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर कर लें, ताकि जो है वो जब बच्चे को नहलाएं तो वो ठंडा गर्म वाला जो इशू होता है वो वाला मसला ना हो। तो हम अगर सर्दियों की बात करते हैं जुगन, तो सर्दियों के अंदर इस तरह की रेमेडीज़ हैं, इस तरह के छोटे छोटे टिप्स हैं कि बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, यानी कि जो सर्दियों के मौसम में बच्चे को इशू हो सकते हैं, हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। देखिए देखिए ना, कुछ और चीज़ें जैसे कि मालिश। हाँ जी, मालिश तो पूरा साल आपको कहा जाता है करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह। सबसे पहले तो ये है कि जुगन, जो बच्चे के आपने अंडर बच्चे के जो गारमेंट्स हैं जो आपने बच्चे को नीचे पहनाने हैं, प्रॉपर प्योर कॉटन के हों। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले जो माएँ होती थी, प्रेग्नेंट होती थी, तो हाथों से स्वेटर बुन रही होती थी सर्दियों के लिए, कि जो उसको नीचे आपने कपड़े पहनाने हैं वो सिंथेटिक ना हो, वो प्योर कॉटन के हों। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि बच्चे को जो बनियान पहनानी है, जो बच्चे को कपड़े पहनाने, खासकर न्यू बॉर्न को, वो प्योर कॉटन के हों, और वो अब क्या करते सिंथेटिक हैं के कि नहीं वो, हों। क्योंकि जो मार्केट में मिलती है चीज़ें व्यूअर्स, वो तो पॉलिएस्टर होती हैं। जी। तो बच्चे के सारे बच्चे, मासूम बच्चे की इतनी डेलिकेट स्किन होती है, हाँ जी, सारे वो जी रैशेस बिल्कुल, वो निकल आती रैशेस हैं, वगैरह आना पित्त निकल शुरू, आती है। पित्त निकल आती है। अगर गर्मियां हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं। मैंने देखे इतने स्वेर किस्म के हैं जो वो बॉडी पे रैशेस हुए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों की केयर नहीं की जाती। उस पर फिर जब आप मेडिसिन वगैरह पे चले जाते हैं और या आप इस तरह की मेडिकेटेड क्रीम्स के ऊपर चले जाते हैं, तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। तो आप कोशिश करें कि कोई भी प्रॉब्लम, इशू, कोई भी मसला जो है वो क्रिएट होने ही ना दें। अब जैसे कि रैश हो जाती है हाँ बच्चों जी, को, जी, जहाँ पे डाइपर लगता है, डायपर, डाइपर जी। लगता है। अब मसला ये है कि जब बच्चे को आप डाइपर, वैसे तो पहले वक्तों में आपको पता है डाइपर होते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे, मतलब वो जो बिल्कुल, ऐसे जो कहीं जाना ब्रांड्स होता के था। होते हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल। तो मतलब पहनाया डिस्पोजेबल वाले जो होते हैं, पहले तो मलमल का कपड़ा ही होता था। बिल्कुल इसी तरह ही है जुगन। अच्छा, उस और पे बाय द जो वे वेस्ट में लोगों ने मलमल के कपड़े की तरफ चले गए। जबरदस्त, मतलब आप जब जबरदस्त। वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं तो आप जाके क्लॉथ डाइपर्स भी ले सकते हैं और दूसरे भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी और तरह। ज्यादातर लोग क्लॉथ का इंतखाब करते हैं क्योंकि कहते हैं कि उससे बच्चे की स्किन सेफ रहती है। स्किन सेफ रहती है। दूसरे नंबर पे उस पे जो और जुल्म होता है वो ये होता है, पैम्पर लगाने से पहले ढेर पाउडर जो है वो लगा दिया जाता है। बच्चे अगर वेट हुआ है, यूरिन बच्चे ने पास किया, वो गीला होकर उसकी बॉडी के साथ लगा रहता है। अगर आप डायपर कर भी रहे हैं तो आप बच्चे को अच्छे से वॉश करवाएं। अच्छा, ऊपर वाइप्स हैं, वाइप से आप जो है वो साफ़ करते हैं। कोशिश करें कि बच्चे को जो है वो धुलाएं। देखिए वाइप्स का प्रॉब्लम बता देती हूँ व्यूअर्स, ज़्यादातर वाइप्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल प्रिजर्व। और कुछ बच्चों को बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाती है। मेरी एक दोस्त है, उसके बच्चे की पूरी जो है वो डायपर वाला एरिया लाल हो गया और जख्म बनने शुरू हो गए, स्किन उतर रही थी। समझ ही ना आए। हाँ जी, वो कहे कि जी मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी लगा रही हूँ, मैं ये वाली क्रीम भी लगा रही हूँ, वो वाली क्रीम भी लगा रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, उसकी जा ही नहीं। हाँ जी, डॉक्टर के पास ही होते हुए जब वो बच्चे ने यूरिन पास किया, उसने कहा कि मैं फौरन चेंज कर दूं। चेंज करते हुए उसने वाइप निकाला जी। उसी वक्त डॉक्टर ने रोका जी, उधर। मुझे उसने फिर उसे कॉल करके कहा, कहती है जुगन यार हम ही परेशान हो रहे थे, असल में तो ये वाइप की वजह से। और लिटरली उसने वाइप 4 दिन नहीं यूज़ किया, 5वें दिन बच्चे की बिल्कुल रैश क्लियर थी, जो महीनों से चलती आ रही थी और समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, दवाई पे दवाई लगाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे। और सबसे बेहतरीन जो है वो, हाँ जी, खुद ही रैश करा रहे हैं और खुद ही उस पर फिर मरहम लगा रहे हैं। सबसे बेहतरीन कैस्टर ऑयल है। आपने बच्चे का डायपर चेंज करना है, आपने वॉश किया है, आप ड्राई करके, सबसे बेहतरीन है आप कैस्टर ऑयल, क्योंकि वो स्टिकी होता है, एक प्रोटेक्टिव सी जो है वो लेयर बन जाती है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कैस्टर ऑयल की। तो वो अगर आप हल्का सा ऑयल लगा के फिर अगर आप डायपर लगा भी रहे हैं, आप डायपर लगाएंगे, आप देखेंगे कि बच्चे को जो है वो रैशेज नहीं होंगे। उसके साथ एक और चीज़, लंबा पीरियड नहीं लगा के। असल में ये जो डिस्पोजेबल वाले हैं, इनका बेनिफिट ये है कि भाई लीक नहीं करते, तो इस वजह से, क्योंकि कोई चीज़ गंदी नहीं हो रही होती, तो लोग कहते हैं खैर है। हाँ जी, 8-8 घंटे 12-12 घंटे छोड़ देते हैं। गलत है। आई एम सॉरी व्यूअर्स, अगर गीला है बच्चा, हाँ जी, यूरिन उसके जिस्म के साथ लग रही है या जी दूसरा वॉशरूम की है वो लग रहा है जिस्म के साथ, बिल्कुल, तो ये तो गंदी चीज़ है ना। हाँ जी, जिस्म के साथ लगेगी तो रैश ही करेगी, फिर इन्फेक्शंस हो जाती हैं। बिल्कुल, जब तक बच्चा स्टूल पास नहीं करता, वो डायपर मैंने देखा है चेंज नहीं किया जो जाता, ज्यादती है, वो ज्यादती है। तो कम से कम 3-4 घंटे के बाद आप एटलीस्ट जो है वो उसको जो है वो आप रिमूव करें। और दूसरे नंबर पे जुगन जो मालिश है,
अगर सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम के अंदर अगर आप चाह रही हैं कि आपके बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कंजेशन, ठंड ना लगे, तो उसके लिए जो है वो मालिश बेहतरीन जो है वो तरीक़ाकार है। मालिश के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि और आपने कहते हैं कि 10-10 बेली मिनट बटन में भी थोड़ा सा जी, ऑयल डालना जी, चाहिए, हल्का सा बिल्कुल। नाक में लगाना चाहिए, कान में। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह ही है। सिंपल आप जो है वो उसके लिए जो है वो ऑलिव ऑयल, अगर सर्दियां हैं, सर्दियों के लिए जैतून का तेल, बादाम का तेल बेहतरीन है। लेकिन अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप ये वाले तेल नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए कि ये जो ऑयल्स हैं ये थोड़े गर्म होती हैं। तो गर्मियों के लिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो है वो अभी हम रेमेडीज़ शेयर करेंगे। सर्दी के लिए जो बेहतरीन ऑयल और बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके किचन में पड़ा हुआ लौंग, आपके किचन में पड़ा हुआ दालचीनी, ठीक है, ये 2 चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर आप इनको पीस के ऑयल के अंदर जो है वो इसको ब्लेंड कर लें, तो ये वाला जो ऑयल आपको ठंड नहीं बच्चे को। लेकिन आप देखिए ना, जैसे कि अब फरवरी है, हाँ जी। बिगिनिंग ऑफ फरवरी, आपको पता है बहुत सी जगहों में पाकिस्तान में अब सर्दी नहीं नहीं रही। एक तो सर्दी जाने का टाइम होता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड इसलिए हूं क्योंकि देखें लोगों ने तो सर्दियां अब ऑलमोस्ट निकाल ली, लेकिन ये जो जाने का टाइम होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा पंगे होते हैं। इसमें बिल्कुल मौसम मेन चेंज हो रहा सर्दी होता में है। लोग नहीं बीमार होते और मेन गर्मी में नहीं होती, वो जो बीच का टाइम चेंज हो रहा होता है जी, ना। दिन में गर्मी होती है, जो रात में जो है वो ठंड हो जाती है। आपने जो दिन में अगर उसको गर्म कपड़े नहीं पहनाए हुए, रात को आपने पहना दिए, या अगर आपने रात में भी गर्म कपड़े पहनाए और दिन में भी अगर आप गर्म कपड़े बच्चे को पहना रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत हो जाती है। अगर आपने गर्म कपड़े पहनाए हुए, बच्चे को पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके साथ भी बच्चे को जो है वो रैशेज़ और इस तरह के प्रॉब्लम्स इशू हो सकते हैं। तो आप जो है वो ये चीज़ को देखें कि दिन में जो है वो टेम्परेचर क्या है और रात को जो है वो टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर के हिसाब से बच्चे को क्लॉथिंग करें। वो ये हो रहा होता है कि बच्चे को नहीं ठंड है और बहुत ज़्यादा बच्चे को हीट अप कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहना के और बहुत ज़्यादा जो है वो आप लपेट देते हैं। ये चीज़ें भी गलत होती हैं, इससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो हो रहे होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना जिसको कि ठंडा और गर्म हो जाना, तो वो कई दफ़ा जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू या कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम मसले मसाइल नहीं होने। सिर्फ हम थोड़ा सा जो है वो अगर इन चीज़ों की जो है वो एहतियात कर ले, इन चीज़ों की केयर कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम इशू जो है वो नहीं होंगी। अच्छा, आप एक और चीज़, फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आप हमें बताएंगी वो चीज़ें जो हम घर पे सिंपली खुद बना सकते हैं। अच्छा, आप ही बहुत सी ख़वातीन आजकल ना कावे और इस तरह की चीज़ें ना बेबी के फ़ौरन बाद पीना शुरू कर देती हैं। जी जी बिल्कुल। फिर बच्चों को गैस होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम। तो क्या हर्बल टीज़ का कोई फीडिंग के दौरान प्रॉब्लम होता है, प्लस होता है? और अगर कोई है अच्छी वाली तो बता दें, क्योंकि मैंने तो मेरी फ्रेंड ने इसी तरह ना वो बार बार ना कोई अजीब सी एक चाय थी वो बाहर से लेके आई हुई थी वेट लॉस के लिए, उसने वो चाय पीनी शुरू कर दी। अच्छा, उसका तो वजन कम होना शुरू हो गया, बच्चे का भी वेट गिरना शुरू हो गया। नहीं जुगन, ऐसा नहीं होता। आप देखें कि अगर ये मिथ हैं, ठीक है, अगर आप डॉक्टर से पूछे ना तो वो ऐसा नहीं होता। माँ जो खा रही होती है, हाँ थोड़ी सी जो है वो इस चीज़ की एहतियात करनी है कि अगर वो दूध ब्रेस्ट फीड अपना करवा रही है तो उसका बॉडी का अपना टेम्परेचर, जैसे फ़ौरन नहा के निकली है तो वो कहते हैं कि नहीं दूध पिलाना चाहिए। अदरवाइज आफ्टर डिलीवरी जो कहवे वगैरह है वो माँ के लिए जो है वो सही है। अगर वो थोड़े से गर्म है, सपोज उसके अंदर जो है वो आप देखें क्या हो सकता है, ग्रीन टी हो सकती है, अजवाइन हो सकती है, ज़ीरा हो सकता है, मेथरे। मैं बात कर रही हूँ व्यूअर्स वेट लॉस की चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं, जो आपको मार्केट से मिलती है वेट लॉस टी, वो लेना गलत है, क्योंकि वो दूध में जब जाती है बच्चे को कंज्यूम करेगी तो वो बेसिकली पेट चला देती है। जी बिल्कुल इसी तरह से। तो इन चीज़ों की जो है वो केयर करनी है, लेकिन वो वाली चीज़ें जो आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो टॉक्सिन्स निकालती हैं, तो वो वाली चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन वेट लॉस की अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं या वो चीज़ें ले रहे हैं, वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन कहवे जो है वो मोर देन जो है वो सेफ़ हैं इस तरह की मेडिसिन से। तो मेरा नहीं ख्याल कि माँ अगर सर्दियाँ हैं तो डेफिनेटली वो इस तरह की चीज़ें लेगी जो गर्म है। गर्मी के मौसम में ये कहा जाता है कि पानी कम पिएं। अगर आपने पानी पीना भी है, उसमें सौंफ या थोड़ी सी इलायची डाल के तो वो माँ को देते हैं आफ्टर जो डिलीवरी कि ये और पानी थोड़ा सा कम पिए और पानी ठंडा ना लें, पानी ठंडा ना पिए। लेकिन आप ही ये वाली बात मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिफरेंट है, क्योंकि
बात यह है कि जब एक औरत बच्चा पैदा करती है और गर्मियों में पैदा करती है और साथ में फीड करा रही होती है, तो अगर वो पानी कम पीती है तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद पिए, एकदम से गिलास भर के जो है वो पेट नहीं, थोड़े हर आधे घंटे के बाद ले। 8 से 10 ग्लास आप पिए पानी के, पानी पूरा लेना है, नहीं लगानी। जी जी जी, थोड़ी देर के बाद जो है वो, हाँ जी, हर आधे घंटे के बाद थोड़ा पानी ले। पानी उतना ही लेना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। लेकिन प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो वो आप एक ही टाइम में जो है वो गिलास भर के, या आपको ठंडा पानी अगर आप एकदम से ले रहे हैं तो वो चीज़ें भी जो है वो गलत हो जाती हैं। पानी का टेम्परेचर बेशक गर्मी है, गर्मियों के अंदर भी ठंडा पानी जो है वो किसी भी तरह आफ्टर डिलीवरी जो है वो सही नहीं है, सेफ नहीं है। क्योंकि बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, अगर आप उसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें, यू जस्ट हैड अ बेबी, आपका इम्यून सिस्टम अभी कमज़ोर हुआ है, आप ठंडा पानी पीते हैं, आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, आप बीमार होंगे। ऑब्वियसली बच्चे को अगर फीड करा रहे हैं या नहीं भी फीड करा रहे, बच्चा आपके साथ होता है ऑल द टाइम, बच्चा बीमार होगा। तो दोनों फ्रॉम अ देसी पर्सपेक्टिव एंड अ मेडिकल एलोपैथिक पर्सपेक्टिव, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी ज्यादा एहतियात औरत करेगी, आप एक जिंदगी और मौत की चीज के बीच में से अभी निकले हैं, बिल्कुल। तो अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा अच्छी तरह ट्रीट करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नैयर आपा हमें बताएंगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं अपने छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नैयर आपा, अब हमें बताइए कि वो क्या टिप्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करेंगी बच्चों के लिए जो घर पे, जिनके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या होने वाले हैं, तो वो चीज़ें प्रिपेयर कर सकें। हाँ जी। अच्छा जुगन, एक चीज़ जो है ना, आप देखें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो स्पेशल लिखा जाता है नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो पैराफिन ऑयल, ठीक है। तो मोस्टली वाइट पेट्रोलियम जेली जो है ये बच्चों को लगाई जाती है, जबकि मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये टॉक्सिक है, ये ब्रेकआउट जो है वो करती है, आप देखें पोर्स को क्लॉग करती है, तो ये किसी भी तरह से वाइट पेट्रोलियम जेली के हक में नहीं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, कोकोनट ऑयल जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे की मालिश करें। मालिश का मकसद यही है ना कि उसके जो है वो मसल्स जो है वो स्टिमुलेट हों, उसकी बोन को जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, बच्चा रिलैक्स फील करे और बच्चा जो है वो एक पुरसुकून नींद जो है वो सोए। तो उसके लिए जो है वो कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर कुछ भी नहीं आपके पास, तो अगर आप नारियल के तेल की मालिश करते हैं, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है। और कोकोनट ऑयल ही, अभी जैसे हम आफ्टर डायपर की बात कर रहे थे कि टैल्कम पाउडर की बजाय अगर आप सिंपल जो है ये कोकोनट ऑयल जो है वो हल्का सा आप लगा के फिर आप डायपर करते हैं, तो आपकी वहाँ से जो स्किन है बच्चे की वो लुब्रिकेट हो जाती है। एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज जी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक इसकी क्वालिटीज़ हैं, तो वो उसके साथ जो है वो रैश वगैरह होने का डर नहीं होता। और अगर बच्चे को रैश हो गया तो सिंपल आप जो है वो कोकोनट ऑयल के अंदर मेडिकल स्टोर से आपके बोरक पाउडर मिलता है, आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको मेल्ट करें, इसके अंदर थोड़ा सा बोरक पाउडर मिक्स करके ये एक आपकी क्रीम बन जाएगी, ठीक है। ये वाली अगर क्रीम रैशेस वगैरह हो गए हैं तो ये आप बिल्कुल सेफ हर है, वक्त नहीं, जब रैश हो जब रैश हो, हर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके साथ ये है कि रैशेस जो है वो उसी टाइम ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे सरसों का जो तेल है ना जुगन, ये भी बेहतरीन है। अगर कुछ भी नहीं है घर में, हर वक्त सरसों का तेल अवेलेबल होता है। आप अगर सिंपल जो है वो बच्चे को वॉश करवा के हल्का सा सरसों का तेल लगा के थोड़ा सा बच्चे को खुला आप छोड़ दें, इसके साथ भी जो है वो अगर अब रैशेस स्टार्ट हो रहे हैं तो रैशेस जो है वो बढ़ेगा नहीं, यहीं पे जो है वो हील हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसका जो ऑयल बनाना था वो क्या है? हाँ जी, इसका हम जो है वो जुगन ऑयल एक मैं जो है वो बनाना बताती हूँ। किन चीज़ों के साथ? जो कि हाँ जी, ये चीज़ें हमने ले ली। ये भी? हाँ जी। अच्छा जी, हमने जो है वो लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल के अंदर हम डालेंगे थोड़े से लहसुन के जोए, ठीक है। लहसुन के जोए, इनको बिल्कुल जो है वो इसके अंदर आपने जलाना नहीं है, जैसे हल्के ब्राउन से हो जाए वो आपने करना है। और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आपने सूंड, जो ड्राई अदरक है, आपने जो है वो ये इसके अंदर डाल देना। हाँ जी, पूरा पीस इसके अंदर डाल दें। और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, वो सॉरी कलौंजी डालेंगे। सो व्यूअर्स, वही वाली चीज़ है ना कि देखिए अब ये किस चीज़ के लिए ऑयल? ये ऑयल जुगन जिस तरह से जो है
आप अगर चाह रहे हैं, हाँ जी, बस इतनी सी कलौंजी इसके अंदर थोड़ी सी और डाल दें। कलौंजी आपको पता है इस ऑयल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ब्लैक ये सीड वाला, ऑयल जिसको हाँ हम जी, कहते हैं। हाँ जी, ये वाला जो ऑयल है जुगन, ये जैसे अगर बच्चे को, आपको होता है कि हमने नहलाना है, बच्चे को ठंड ना लग जाए, मौसम चेंज हो रहा है, तो ये वाला ऑयल बना के आप जो है ना, ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसको आप इस तरह से बना के रख लें। ये वाला ऑयल आप नहलाने से पहले या नहलाने के बाद बच्चे के आप पाँव के नीचे, बच्चा अगर छींके कर रहा है, आपने नहलाया है, बच्चा बहुत ज़्यादा छींके करने लग गया है, आपको डर है कि आज मैंने नहलाया था, इसको ठंड ना लग जाए या ठंड ना लगी हो, तो ये वाला ऑयल उसके पाँव के तलवों में, उसके हाथ पे, हाथ की हथेली पे बहुत जेंटल सा आपने मसाज, और कपड़े पहने उसके पेट पे अगर जो है वो जिस तरह गैस वगैरह हो जाती है, पेट में बच्चे के दर्द है बहुत ज़्यादा, तो हल्का सा ये वाला तेल आपने बहुत टिप्स के साथ, बहुत जेंटल, वो वाला मसाज हार्ड आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो आपको पता है बहुत नाजुक जो है वो बच्चे की बॉडी है। तो ये वाला ऑयल किसी भी तरह के आप चाह रहे हैं कि बच्चा सीजनल कोई भी प्रॉब्लम है, इशू से, उससे जो है वो बचा रहे, तो ये वाला ऑयल आप अपने घर में ख़त्म ना होने दें। ये चाहे न्यूबॉर्न बेबी है, चाहे बच्चा जो है वो 6 मंथ का हो गया है, तो बच्चों को जो है वो आप हाथों और पाँव पे, आप देखें कि जब बच्चे जो है वो क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, रोते हैं, सोते नहीं हैं, तो आप इस वाले ऑयल का जो मसाज उसकी आप हथेलियों पे करें, उसके पाँव के नीचे करें, थोड़ा सा उसके जो है वो लेग्स पे करें, और हल्का सा जो है वो पेट पे और उसके ये नेक के मसल्स पे। तो अब आप इसको कितनी देर करना है मसाज? ये इसको बस ये जैसे ब्राउन हो जाएगा लहसुन, ठीक है, ब्लैक नहीं करना आपने, जलाना नहीं है, हल्का सा ये ब्राउन हो जाए तो ये आपका जो है वो ऑयल रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से, तो हाँ जी, ब्राउन हो गया। आप इस तरह से इसको जो है ये ड्रॉपर में जो है वो डाल लें। आप बेसिकली इसको निकाल लें, थोड़ी देर जब ठंडा हो जाता है, हाँ जी, थोड़ा उसमें और आ जाएगी इसकी क्वालिटीज, हाँ जी, और फिर आप इसको छान लें। हाँ जी। तो ये ऑयल हर सीज़न के लिए है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो आप इस वाले ऑयल का जो है वो, जिस तरह से आप बात करते हैं ना कि देसी घी बहुत अच्छा है, कि देसी घी के अंदर पूरी जो है वो एनर्जी, अगर देसी घी नहीं है तो ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, कि यानी कि आप ये कहें कि मेरे पास देसी घी नहीं है तो मैं किसके साथ मसाज करूं, तो ये वाला इजीली आप अपने किचन के अंदर, ये तमाम चीज़ें होती हैं और इजीली आप इस ऑयल को जो है वो अपने किचन में बना के रख सकती हैं। बिल्कुल सही। तो ये आपके बच्चे के हर प्रॉब्लम, हर इशू के लिए जो है वो बेहतरीन है, आइडियल। और बात ये है कि ये मैंने उसको डाल तो दिया है कांच की चीज़ में, बट हमें अवॉइड करना चाहिए कि वो टूट ना जाए, सो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। वो थोड़ी सी मेरे से बेहतियाती हो गई। बाकी का ऑयल आपने इसमें डाल दिया। आइए जी, ये ऑयल बेहतरीन है, बिल्कुल। और इसको आपने इसी तरह रहने दिया, ये कूल डाउन हो गया, आपने इसको छान लिया और आपने फिर इसको यूटिलाइज कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह से इसको ड्रॉपर में, ये नहीं है कि ढेर ऑयल लगाना है, आपने चंद एक ड्रॉप्स जो है ना वो लेने हैं और आपने इसके साथ जो है वो मसाज करना है। दूसरे नंबर पे जुगन हम बात कर रहे थे कि जिस तरह अगर ठंड लग गई है बच्चे को, ठीक है, और हमने जो है वो कोशिश करनी कि हम इसको जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह की तरफ ना लेके जाएं, तो ये जायफल है। ये जायफल जो है वो इस तरह से आपने तोड़ के इसके अंदर से इसकी गिरी जो है ये आपने निकाल लेनी है, ठीक है। तो जायफल का जो है वो आपने इस तरह से जो है वो पाउडर बना लेना है और इसको आपने इन्फ्यूज़ कर लेना है ऑयल के अंदर, ठीक है। ये देखें मैंने इस तरह से जो है वो जुगन इसके अंदर जो है वो जायफल, यही वाली पीस के जायफल डाली है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है, और साथ मैंने, हाँ जी, साथ मैंने इसके अंदर जो है वो लौंग डाली है, पिसी हुई लौंग आप इसके अंदर डाल दी, लौंग डाल दी, और ये दालचीनी को करना है क्रश। जैतून के तेल के अंदर मैंने इसको ऐसे क्रश किया थोड़ा सा, और इसी तरह से पूरा टुकड़ा बेसिकली आपने व्यूअर्स इतना को क्रश करना है, हाँ जी, कि उसके खुशबू आ जाए, हाँ जी, बिल्कुल, कि उसके अंदर की चीज़ें सारी रिलीज हो जाएंगी। अब हम ये इसको जो है वो, आपके पास जैतून का तेल है, बादाम का तेल है, ठीक है, तिलों का तेल जुगन सबसे बेहतरीन जो है वो रहता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ये आपका एक थेरापेटिक जो है वो ऑयल जो है ये रेडी हो गया। ये जिस तरह से बच्चे को जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन है, कंजेशन है, इसके अंदर के जो अरोमा के एसेंस हैं, जो इसकी खुशबू है, ठीक है, जब हम वो ये कानों के पीछे यहाँ पे लगाएंगे, वो बच्चा इनहेल करेगा, जब सांस लेगा, इसका जो अरोमा है वो अंदर जाके जो कंजेशन वगैरह, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को इतने छोटे बच्चे को हमको इस तरह के कहवे, कोई इस तरह की चीज़, कोई शहद, ये चीज़ नहीं दे सकते और देनी भी नहीं चाहिए। तो सिंपल ये वाला जो ऑयल है आप कानों के पीछे
नेक पे हल्का सा चेस्ट पे इसका आप मसाज कर दें। आप हाथों की हथेलियों पे, पाँव की हथेलियों पे इसका मसाज कर दें। आप देखेंगे कि बच्चा बहुत पुरसुकून जो है वो नींद जो है वो ले रहा है। उसके बाद जो है वो आप रूम के अंदर जो है वो डिफ्यूज़र जो है वो लाजमी रखें, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं देनी, नहीं खिलानी, चाहे वो कहवा है, तो आप उस ऑयल के अंदर, जो डिफ्यूज़र है उस ऑयल के अंदर अगर आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, सिंपल, अगर आप अजवाइन डाल देते हैं, साथ आप जो है वो 2-3 जो है वो उसके अंदर लौंग उस पानी के अंदर डाल दें, उसकी जो स्टीम है पूरे रूम के अंदर जब इनहेल करेगा, चाहे वो माँ है चाहे वो बच्चा है, तो उसके साथ भी उसको जो है वो नज़ला ज़ुकाम फ्लू जो है वो नहीं होगा। ये आप एक तरह से आप क्योर कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो गई या इशू हो गई है तो ही आप इन रेमेडीज़ की तरफ जाएं। सर्दियां स्टार्ट होने से पहले आप ये वाली जो है वो प्रिकॉशंस जो है वो आप करके रखें कि जो है वो चाहे न्यूबॉर्न बेबी है, चाहे आपका 6 मंथ का बेबी है, बल्कि आप देखेंगे जो ये वाला मौसम है बच्चों को जो है वो, बड़े बच्चे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा कंजेशन, नमूनिया, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, तो ये ओवरऑल न्यूबॉर्न बेबी से लेके आपके बच्चे, बल्कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी जो है ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं, बेहतर है, इससे पहले कि आप जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह की तरफ जाएं। ये क्या है? ये है मेथरे। ये जुगन जिस तरह से हमने अभी बात आप कर रहे थे कि जो माँ है वो जो है वो कोई भी अपने वेट लॉस के लिए आफ्टर डिलीवरी जो है वो बच्चे के लिए भी हो, बच्चे के लिए भी सेफ हो, और ये अब अगर माँ फीड करा रही है या नहीं भी करा रही, बट फीडिंग मदर्स के लिए भी फीडिंग मदर्स के लिए भी सेफ है। इसके लिए जुगन ये देखें, हमने लेनी है अजवाइन, ठीक है, अजवाइन जिस तरह से जो है वो ½ टी स्पून, ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि ये गर्म तासीर होती है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना जुगन, दिनों में जो पेट है अंदर की जो है वो सफाई भी होगी। ½ टी स्पून आपने इसके अंदर जो है वो मेथी डालने हैं और थोड़ा सा टुकड़ा आपने जो है वो इसके अंदर सूंड का डालना है। बस ये 3 चीज़ें जो है वो आपने दड़ा सा करके इसको आप जो है वो बना के रख लें। इसका जो कहवा है इसको ये वाली यानी कि ½ टी स्पून एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो सूंड का, ये आपने 1 लीटर पानी के अंदर डाल के इसको हल्की सी आंच के ऊपर तकरीबन आधा घंटा पकाना है। उसके बाद आप इसको जो है वो स्टेन करके रख लें। ये वाला पानी आपने जो है वो शुरू के 2 महीने 3 महीने ये अगर आप पानी लेना शुरू कर देंगे, ये आप इसका जो है वो तकरीबन 1 कप जो है वो आप सुबह में ले लें, 1 कप दोपहर में ले लें और 1 कप जो है वो इसको रात को सोने से पहले ले लें, ठीक है। इसके साथ आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से सारे जो टॉक्सिन्स हैं ठीक है वो रिलीज होंगे, आपके यूट्रस की जो है ये सफाई करेगा और आपका पेट जो है वो बिल्कुल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साथ लगेगा। 9 माह लगे हैं, जाहिर सी बात है कि बेबी को आपको पता है कि वो पीरियड को, तो पेट भी एकदम से अंदर नहीं जाएगा, तकरीबन 6 महीने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके पेट को साथ लगने में। उसके बाद जुगन बेल्ट का इस्तेमाल, लेकिन जिनके सी सेक्शन हुए हैं वो डेफिनेटली उसका तरीका फ़र्क है बेल्ट का, क्योंकि शुरू में तो आपके जब स्टिचेस एक दफा हो जाते हैं तो सिजेरियन के ऊपर वाले हिस्से को बंद करते हैं, वरना नॉर्मली क्या होता है पूरी हिप को बंद करते हैं। सिजेरियन में थोड़ी सी प्लेसमेंट फ़र्क होती है, बट आपको आपकी अब तो डॉक्टर्स भी, पहले तो डॉक्टर्स कहते थे कि ये क्या नॉनसेंस है, अब डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि पेट को वापस ले जाने के लिए बेहतरीन है। तो अगर आप साथ जो है वो, और फिर मैं वही बात करूंगी कि पानी चाहे गर्मियां हैं आपने एकदम से जो है वो गिलास 2-2 गिलास भर के नहीं पीने, थोड़े थोड़े से वक्फे से पीना। और ठंडा पानी जिनके जो कहती हैं ना कि बच्चा 5 साल का 4 साल का मेरे जोड़ों में दर्दें हैं, घुटनों में दर्दें हैं, उसकी वजह यही है कि एक तो अगर गर्मियों की डिलीवरी है, हर वक्त अगर आप एसी के अंदर हैं, आप अपनी बॉडी को जो है वो पसीना नहीं अगर आने दे रहे, और दूसरे नंबर पे आप बार बार पानी पी रहे हैं, गिलास भर भर के पी रहे हैं और ठंडा पानी, तो शुरू में अगर आप 2-3 महीने थोड़ी सी इन चीज़ों की केयर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जोड़ों की दर्दें वगैरह और इस तरह के जो है वो इशू जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद जिस तरह से हम बात कर रहे थे मदर फीडिंग की, कि माँ जो है वो बच्चे को जो है वो दूध पिला रही है तो वो क्या एहतियात करे, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, देखें जैसे माश की दाल है, बादी जो चीज़ें हैं, ठीक है, गोभी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो उन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करे। अपनी जो डाइट है वो हेल्दी ले, जैसे फ्रेश जूसेस वगैरह है, इन चीज़ों का जो है वो प्रॉपर इनटेक करे। जाहिर सी बात है कि वो, और दूसरे नंबर पे ज़ीरे का इस्तेमाल, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि माओं का दूध नहीं जो है वो उतरता, बच्चा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। उसके लिए बाद में मोरिंगा भी बहुत अच्छा है, मोरिंगा भी अच्छा है। और दूसरे नंबर पे ज़ीरा जो है वो उसको हल्का सा भून के, सफ़ेद ज़ीरा उसको हल्का सा भून के उसका जो है वो पाउडर बना के रख लें। अगर आप ½ टी स्पून जो है वो ज़ीरे की नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 या 3 दफ़ा
या बच्चे को दूध पिलाने से अगर आप आधा घंटा पहले ले लेती हैं तो यकीन करें ये आजमूदा है, इसके साथ जो है वो दूध बहुत इतना उतरता है कि बच्चा कम से कम जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है वो आप अपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़ा सा अपना अगर आप डाइट का आप केयर करेंगी तो आपका बच्चा भी सेफ भी रहेगा, उसको एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे माँ के दूध से, और दूसरे नंबर पे उतना दूध उसको मिलेगा। और तीसरे नंबर पे जुगन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि सर्दियाँ हैं, अगर बच्चे को फीडर दे रहे हैं तो माएँ बहुत सुस्ती करती हैं कि ठंडा दूध जो है ना वो अब मैं क्या गर्म करूँ। तो वो आजकल आपको पता है अल्लाह ताला ने भी अगर माँ के दूध को ऐसे नेचर में बनाया है कि वो एक नीम गर्म बच्चा पीता है, तो एटलीस्ट माँ के दूध के करीब तर हमें रहना चाहिए। ठंडा दूध तो वैसे ही नहीं, आपने क्या करते रात को नींद में उठे ठंडा, मतलब बाहर पड़ा आपको पता है आजकल मतलब आजकल क्या जनरली पानी जो है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वार्म करके हमेशा देना। हाँ जी। अच्छा, आप एंड में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये छोटी छोटी सी जुगन एहतियात है, ठीक है। एक लड़की जो है वो माँ बनने जा रही है तो वो फिर वहाँ पे माओं का, नानियों का, दादियों का एक तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन इसमें कि वो उसको गाइड करे कि बेटे अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी करें और ख्याल भी करें, क्योंकि बात ये कि देखिए एक औरत बड़े मेजर एक टफ पीरियड से गुजरी होती है। अगर वो अपने इन लॉज के पास है तो सास नंद हो गई, वरना अपनी बहन हो गई, माँ हो गई। ये घर के बड़ों का फर्ज बनता है कि वो बच्ची को साथ लेके चलें, और थोड़ी सी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। बच्चियां लापरवाह मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी जो है वो उन्हें भी इन चीज़ों की एहतियात, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो वो अपने बच्चे को जो है वो केयर कर रही, ज़्यादा टाइम वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रही, तो उसको कोई भी जो है वो एक तो स्टरलाइज करके फीडर नीट क्लीन हो, साफ़ सुथरे हो, और दूसरे नंबर पे जो है वो चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, बच्चे को किसी भी तरह से जो है वो ठंडा दूध किसी भी तरह से जो है वो बच्चे के लिए सही नहीं, सेफ नहीं। थैंक यू सो मच आपा, ब्लेस यू। यहाँ पे हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो ऑनलाइन कंटेंट है वर्सेस जो ओल्ड स्कूल ड्रामा कंटेंट होता था, उसमें डिफरेंस क्या है और बेहतर क्या था। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त मेरे सामने दो इतनी प्यारी पर्सनालिटीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना बड़ा ऑनर है कि दोनों को आज एक ही प्लेटफॉर्म पे बुला लिया। जो लड़की हैं मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, लिटरली मीडिया की वजह से ही मुलाकात हुई, स्क्रीन की वजह से ही मुलाकात हुई, पीटीवी की वजह से बार बार मुलाकात हुई, लेकिन उस मुख्तसर सी मुलाकातों के अंदर एक इतना प्यारा ताल्लुक़ बन गया कि लिटरली अब कभी काम के मामले में कहीं फंसती भी हूँ तो सबसे पहले जहन में आता है कि इस लड़की को फ़ोन करना है। अब लड़के का बताती हूँ। लड़का है तो बड़ा टैलेंटेड और बड़ा ब्रिलियंट, लेकिन मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं जिन्होंने हमेशा बड़ी सपोर्ट की और सपोर्ट के साथ साथ हमेशा दाद दी, और अगर कुछ गलत किया तो उस पर भी गाइड किया, लेकिन इतनी मोहब्बत से कि लगता था कि वो गाइड करना भी एक तारीफ़ ही है, इवन दो किसी बात पे इस्लाह की जा रही होती थी। बड़े कम लोग होते हैं जिनका इतना बड़ा दिल होता है जितना मेरे इस प्यारे भाई का है और मेरी इस प्यारी सी बहन का है। तो आइए उन दोनों पर्सनालिटी से मिलते हैं जिन्हें आप एज़ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ जानते हैं, लेकिन मैं एज़ फैमिली मेम्बर्स जानती हूँ। हमारे साथ आज हैं आमिना मुफ्ती, बहुत ही ब्रिलियंट नॉवलिस्ट, कॉलमिस्ट, फिल्म टीचर, ड्रामा एंड फिल्म राइटर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सारी तुम तो बहुत कुछ करती हो यार। मत पूछो मत पूछो, वो भी करती हूँ तो नहीं भी करने वाला होता, हम दोनों की ये प्रॉब्लम है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आपके साथ एक लड़का बैठा है, अच्छा सा है। क्या बात है, अच्छा सा लड़का है। हाँ, नहीं हमें पसंद है। इफ़ी भाई तो खैर क्या आए हाय, हाँ जी, हमारे साथ इफ्तिखार अहमद उस्मानी हैं, बेटर नोन एज इफ्तिखार इफ़ी। बट अल्लाह मियाँ ने इनको जब दुनिया में भेजा तो अम्मा अब्बा ने तो नाम कुछ और ही रखा था, विच वॉज इफ्तिखार अहमद उस्मानी। ब्यूटिफुल नेम एंड अ ब्यूटिफुल एक्टर, राइटर, कॉलमिस्ट, ऑथर एंड पोइट। एंड हुनते एन्ने बड़े ट्रैवल व्लॉगर बन गए कि हमें लगता है कि और कोई चीज़ करते ही नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आपने लड़का कहा तो वो लड़का तो खैर अगर आपको भाई का तो हम भी पहने बन जाएंगी और हमारी भी उम्र बढ़ जाएगी। नहीं आप, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे वो जो अक्सर मैं इसका जिक्र करता हूँ कि आपके अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए,
तो आपने उस बच्चे को लड़का कह के उसको बड़ा कर दिया। मेरे अंदर एक बच्चा है। हाँ जी, एक छोटा सा बच्चा है, एक नौजायदा सा, जिसकी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। नौजायदा नहीं है, वो नौजायदा से बच्चे जो हैं आज हमारे साथ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा गाइस, जो मेरा आज, बिकॉज आप दोनों, ये सब तो आपकी डिस्क्रिप्शन में जाती हैं चीज़ें ऑब्वियसली, बट यू आर ऑल्सो थिंकर्स इन योर ओन राइट। यू आर नन्ना मुन्ना फिलोसफर्स एज वेल। ताड़ी तो फिलोसफियाँ सुन सुन के वैसे ही हमारे दिमाग की शरियानें 2-4 दफ़ा फट चुकी हैं, और आप जो लिखती हैं उससे कई गुना ज़्यादा अगले लेवल का सोच रही होती हैं। आप ज़रा डम डाउन करती हैं आवाम के लिए, मुझे पता है आपका। ऐसा ही है। सो बीइंग थिंकर्स एंड पीपल जो ऑब्जर्व करते हैं और इंडस्ट्री की ऑनेस्टली प्रेडिक्शंस भी करते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग बिठाए हुए हैं चैनल्स पे क्रिटिक्स के नाम पे, एक्चुअली तो उनकी वो नो हाउ ही नहीं है जो आप दोनों की है, क्योंकि आप एक बड़े डीप लेवल पे सोचते हैं। तो मुझे बताएं कि आजकल जो हम ड्रामा कंटेंट देखते हैं जो टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं वर्सेस डिजिटल कंटेंट जो हम दूसरी स्क्रीन्स पे देखते हैं, उसमें फ़र्क क्या है आपकी नज़र में? और आजकल के हिसाब से बेहतर मीडियम क्या है? बहुत से माँ बाप अभी आपको देख रहे होंगे, ऐसे लोग देख रहे होंगे जो आपसे इंस्पायर्ड हैं। आप लोग जिस फेम को पहुँचे, जिस लेवल पे पहुँचे, वो बड़ी मुख्तलिफ सी और उसकी रूट फ़र्क थी। आज का बच्चा कौन सी रूट ले, ये बड़ा जानना ज़रूरी है। जी मैम। जुगन, सिलसिला ये है कि जब कोई टेक्नोलॉजी, एक थ्योरी है प्रॉपर, कि जब कोई टेक्नोलॉजी ट्रैवल करती है और किसी माशरे में पहुंचती है तो उसकी अपनी नुआंसेस हैं, वो अपने साथ इनहेरिटेड नुआंसेस हैं, वो लेके आती है। टेलीफोन आया तो हेलो का लफ्ज़ साथ आ गया, और उसके बाद वो सेल फ़ोन के साथ भी हेलो ही लगा हुआ है। जब हमारे पास स्क्रीन आई, यानी टेलीविज़न आया, तो टेलीविज़न सेट्स पहले 600 आए थे सिर्फ, और वो हर शख्स को नहीं मिले थे। उसके लिए एक ख़ास आपका क्राइटेरिया था कि ये इन लोगों को मिल सकते हैं। तो उस वक्त हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट बना टीवी लाउंज का, जो इससे पहले नहीं होता था। हमारी कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ आ गई, हमारे समझे कि उसने आर्किटेक्चर को मुतासिर किया, क्योंकि हमारे घरों में पहले बेडरूम्स होते थे, किचन Exactly. होता था और एक ड्राइंग रूम होता गोल था। कमरा जो था ना। गोल कमरा होता था, और गोल कमरे में कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती थी। Exactly. बड़ा कोई लोग वो करते तो वहाँ पे रेडियो रखते थे, लेकिन वहाँ पे रेडियो या ग्रामोफोन भी नहीं होता था। जी, वो जी। आपके कमरों में होता था। Exactly. वो कमरा फॉर्मल होता था जहाँ पे टांग पे टांग धर के गुफ्तगू होती थी। गुफ्तगू होती थी। That was अब it. लाउंज आया, और लाउंज इनफैक्ट टीवी लाउंज आया। टीवी लाउंज आ गया। अब चूंकि सिर्फ 600 टेलीविज़न थे शुरू में, तो बाकी लोगों ने भी देखने थे, तो वो मोहल्ले से बच्चों के आके और बड़ों के भी आके बैठ के देखने का एक कल्चर बना, जो सिनेमा से इनहेरिटेड था, क्योंकि आप मिल के देखते, जहाँ से टीवी एक फैमिली मीडियम हो गया। जिस वक्त सेल फ़ोन आया या डिजिटल मीडिया, डिजिटल स्क्रीन्स आई, वो पर्सनलाइज्ड होती चली गई। जूँ वो पर्सनलाइज्ड होती चली गई, कंटेंट भी पर्सनलाइज्ड होता चला गया। और ये तो हमारी ज़िंदगी में हमने अपने सामने ये ट्रांसफॉर्मेशन बल्कि अपने करियर के दौरान देखा कि हम पहले लिख रहे थे उस टेलीविज़न के लिए जो लाउंज में रखा हुआ था, जहाँ वो ऑडियंस थे जो फ़िल्म के ऑडियंस भी नहीं थे। फ़िल्म में भी आप सोच के जाते हैं, वही लोग फ़िल्म देखने जाते हैं जिन्होंने फ़िल्म देखनी होती है। यहाँ पे तो कोई गुजरता हुआ जा रहा है तो उसके कान में भी डायलॉग पढ़ना है। दादी बैठी हैं व्हीलचेयर पे, वो मूव आउट करके वहाँ से जा नहीं सकती, उन्होंने भी वही मजबूरन डायलॉग सुनने को। बच्चा बैठा होमवर्क कर रहा है, माँ वहीं उसको काम करा रही है। तो हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ता था, और एथिकल कंसिडरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी जब हम टीवी के लिए लिख रहे थे। टीवी की प्लेसमेंट की वजह से जो ज़िंदगियों में उसकी हमारी प्लेसमेंट थी। डिजिटल मीडिया का ये है कि मैं तो इसको पाम टीवी कहती हूँ, कि ये आपके हथेली पे है, या अगर आप अपने लैपटॉप पे भी देख रहे हैं, या अगर आप अपने डेस्कटॉप पे भी देख रहे हैं, तो एक फ़र्द देख रहे हैं। जब वो एक फ़र्द देख रहा है तो फिर वो उसकी नुआंसेंसेस भी डिफरेंट हो गई, और उसका एक सारा देखने का जो अंदाज़ है, पसंद नापसंद है, वो किताब से ज़्यादा करीब हो गया। जैसे किताब का और पढ़ने वाले का एक पर्सनल ताल्लुक़ है ना, मैं अपनी मर्ज़ी की किताब पढ़ूंगी, मैं वहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी मर्ज़ी की बुक उठा के नहीं पढ़ूंगी। तो कंटेंट में भी ये शिफ्ट आ गया। अग्रीड। लेकिन एक ये भी तो वक्त था ना, जब याद है इफ़ी भाई, जब रेडियो आया था तो ये बात बड़ी आम हुई थी कि जब भी पढ़ती हूँ या हम लोग बात करते हैं, रेडियो डे की भी बात करते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि जब टीवी आया तो लोगों का लो जी रेडियो ते गया, लेकिन रेडियो अपनी जगह कायम रहा। लेकिन अब ये जेन्युइन सवाल उठ रहा है, क्या टीवी एग्जिस्ट करेगा? क्या टीवी की अब ज़रूरत रही है? क्योंकि टीवी पे भी अब डिजिटल कंटेंट ऑन एयर आ रहा है, टीवी नहीं आ रहा। जी सर। देखिए, आमना ने बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात की है, और बड़े डिफरेंट एंगल से एंगल से इसको बात अप्रोच की किया। है। बट आमना मुफ्ती की यही तो बात है,
हर चीज़ को ऐसे एंगल से अप्रोच करते हैं कि बंदा सोचने पे और कुछ समझने में मजबूर हो जाता है। देखिए चीज़ें तो यकीनन मेरा ख्याल है टीवी मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो चुका है, आइंदा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। OTT वाला सीन और ये सारा आ गया ना डिजिटल, अंदर का डिजिटल जिन जाग उठा ना इनका। नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ। देखिए बात दरअसल ये है कि जब ये कहा जाता है ना कि ड्रामा कहाँ है, तो मैं कहता हूँ इर्तिका के मरले में है। हर दौर में ऐसे ही होता है। हम जब छोटे थे तो हम उस वक्त आया था VCR, और क्योंकि हुकूमत की तरफ से बैन था तो हम छुपा के लाया करते थे 4 केस्टें, और 12 घंटे के लिए। वो 12 घंटे से पहले ही आके ना नीचे खड़ा होकर बैल दे रहा होता था कि दे दो जी आगे जाना है। इस तरह के कोई सीन हुआ करते थे उस वक्त। तो हमारे माँ बाप का ये कहना था, क्योंकि अम्मी अब्बा ने घर में तो AC वो लाने नहीं दिया था, तो हम दोस्तों बैठ के देखते थे। तो कहा यह जाता था तबाही फिर गई, कोई तबाही नहीं फिरी, कुछ ऐसा नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी आती जाती रहेगी। लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारी जिबिल्ली ज़िंदगी है या जो हमारी इखलाकी ज़िंदगी है, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मुतासिर मेरे हिसाब से नहीं होती। इसकी मैं बहुत बड़ी बड़ी तारीख़ी मिसालें भी आपको दे सकता हूँ। मैंने इंसाइक्लोपीडिया वर्ड पढ़ा है। अभी बहुत ज़्यादा कहा जाता है जी कि ये जो डिजिटल आ गया है इसमें तबाही फिर जाएगी। तो मैं बड़ा सोच के हंसता हूँ कि अगर बानो कुर्सी आपा जो कि इसी सदी में हमारे सामने रहीं और गईं, और जिस तरह से उन्होंने इशफाक साहब के साथ मोहब्बत की और जिस तरह से गुजारा, तो अगर बानो कुर्सिया को देख के सारे बानो कुर्सिया जैसी लाइफ इख्तियार नहीं करते। अच्छा, फिर इसके मुकाबले में जब ऑपोजिट हम जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से ऐसी ख़वातीन आई जो किरदार के हवाले से नापसंदीदा थी। तो क्या औरत उस तरफ चली गई? नहीं, ये वावेला बड़ा ही मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस खित्ते में रहने वाली औरत का एक अपना किरदार है, उसका एक इखलाकी सफ़र है जो उसकी दादी लगड़ दादी और उसकी लगड़ दादी से शुरू हुआ है और यहाँ तक पहुँचा है। ये इतना मजबूत किरदार है हमारी औरत का कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो ये अच्छा, पहली तो बात ये कि हर औरत बैठी हुई स्क्रॉल नहीं कर रही है, ये भी आपको बता दूं कि हर लड़की और वो उस पर नहीं बैठी डिजिटल मीडिया पे। दूसरी बात यह कि अगर हो भी जाएगा तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि शायद मुझ जैसे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझ जैसे अहमक और बेवकूफ़ मर्द शायद कुछ डोल जाए या कुछ बुरा सोच लें या अच्छा सोच लें। हमारी औरत ऐसी नहीं है। उसकी मिसाल आप अपने घर से देख लें, आमना हमारे सामने, ये अपनी वालदा को देख लें या अपनी आगे जो छोटी बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये एक बिला वजह की एक परेशानी मुझे लगता है जो हमने अहम ही सवार कर ली है। शायद हम इसको मौजू बना के इसमें बात कर सकें। चले फिर यही मुझे बता दें कि क्या डिजिटल कंटेंट की आने की वजह से, मैम आपसे इस बात को शुरू करती हूँ कि आने से ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस ख़त्म हो गई है। देखें, ड्रामा होता था, चाहे वो लॉन्ग प्ले भी होता तो घंटे का या 1.5 घंटे का होता था, वो घंटे के स्लॉट में या 2 घंटे के स्लॉट में चलता था, राइट। अब वही ड्रामे की 4 क्लिप्स आ जाती हैं रील की फॉर्म के अंदर और आपको पूरा ड्रामा समझ आ जाता है। तो क्या ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं हो रही? यूँ हो नहीं क्या सकता। कंटेंट का कैलिबर नहीं ख़राब हो रहा? अच्छा, ये देखिए, बीइंग राइटर्स, क्योंकि आप दोनों राइटर्स भी हैं, तो देखिए आप बनाते हैं इतनी बड़ी चीज़, उसकी इतनी सी चीज़ जो है वो वायरल होती है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, धूप किनारे टोटल वायरल हो, सॉरी धूप किनारे जी, टोटल जी, वायरल हुआ था, बिल्कुल। तन्हाइयाँ टोटल वायरल हुआ था, उसकी एक क्लिप कुछ बातें ज़रूर हुई थी बट द होल थिंग वाज अ हिट। ये सॉरी मैम। देखिए, इसमें जुगन सिलसिला ये है कि ये जो एरा है, अरुंधति रॉय ने कहा कि हमें वो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है जो हम नहीं लेना चाहते। ये वाला जो एरा है जिसमें इस वक्त, स्पेशली इस वक्त हम 2025 के 2nd मंथ में बैठे हुए हैं, तो इस वक्त पे जो हम एक बम्बार्डमेंट है इन्फॉर्मेशन की, हमें जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी हमें मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो अब उस सारे के दरमियान में सिलसिला ये है कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया साइकोलॉजिकली। अटेंशन स्पैन, लाइक नॉवल हम पढ़ा करते थे, तो नॉवल 600-700 सफ़ों का रशियन नॉवेल्स होते थे। रिमेंबर द सूटेबल बॉय, इतना मोटा नॉवल था वो। और मैंने अपना थीसिस उसी के ऊपर किया और उसी की फिल्म के ऊपर जो वो उन्होंने बनाई। तो देखिए, जो वेब सीरीज़ उन्होंने बनाई, अब हम लोग बहुत मज़े से वो पढ़ते थे और वक्त ऐसा रखते थे कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, हो गया तो फिर क्या पढ़ेंगे। ये एक चीज़ थी। अटेंशन स्पैन तवील था, लिखने वाले का भी
अब्दुल्ला हुसैन ने कहा था मुझसे कि उर्दू लिखने वालों का सांस लंबा नहीं है, सांस लंबा होता है तो रशियन नावल की तर्ज का एक बड़ा नावल लिखा जाता है। लेकिन अब जो वक्त आ गया, यानी उन्होंने 75 साल पहले या इससे भी पहले उन्होंने अपना नावल लिखा, उस वक्त पे वो एक और उसमें वो देख रहे थे अटेंशन स्पैन को, लोगों के पढ़ने वालों को। आज हम कह रहे हैं 30 सेकंड रह चुका है अटेंशन स्पैन। मेरी जान, जो 3 घंटे की आपको याद होगा इफ़ी भाई, कैसाब्लैंका, ये वो सारी 3-3 साढ़े 3 घंटे की फिल्में होती थी। अब उसकी वर्जन्स ये आ गई हैं कि अब आपको 40-40 30-30 मिनट के 8 एपिसोड की सीरीज बना के दे देते जी हैं। जी जी। बट आई डोंट नो, एक चीज़ को मुकम्मल तरीके से देखना वर्सेस टोटों में नहीं, देख। वो मैं आपको इसको कंक्लूड करूं कि अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से अब कंटेंट की ओरिजिनलिटी तो देखिए वही है। हुआ क्या है कि वो जो एक लुत्फ़ लेना था ना, जैसे हम गाना गाते थे तो उसमें मुर्कियाँ हैं, उसमें तान लगा रहे हैं, उसमें वो बैठ के आप एक रागदरी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रागों को दोहरा रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो नहीं किया जा रहा। और फटाफट हमने उस चीज़ को कंप्रेस कर दिया। वॉइस नोट सुन रहे होते हैं हम, तो हम उसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं ना, तेज़ हम सुन लें, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें से नहीं। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है ना, वो वहीं की वहीं है। जो आपने अच्छी चीज़ देखनी है तो आपके पास खुद ब खुद वक्त भी निकल आएगा, अटेंशन स्पैन भी आपका वहीं वापस आ जाएगा। हम फालतू की चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो फालतू की चीज़ों को काट के हम 2-4 रील्स में देख के गुजर। लेकिन इफ़ी भाई जी, टीवी पे, स्क्रीन पे बहुत सी चीज़ें आती थी, इंफोटेनमेंट भी आती थी, एंटरटेनमेंट भी आती थी, बच्चे का कार्टून। और बच्चे जब बैठ के टीवी देखते थे फैमिली के साथ तो उनकी नॉलेज में इजाफा होता था। अब अगर किसी को डायनासोर पसंद है तो वो सिर्फ डायनासोर देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, अच्छे वर्सिटिलिटी की कमी। अभी मैं जब दाखिल हुआ तो कारी सदाकत साहब मुझे पीटीवी गेट पे मिल गए। अब हम बचपन में देखते थे, पीटीवी बैठ के कुरान शरीफ पढ़ाते थे 3 बजे तकरीबन, बिल्कुल। तो हम देखते थे। अब काफ़ी अर्से के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके साथ तस्वीर भी बनाई। उस वक्त आपके पास चॉइस नहीं थी, चंद घंटे की ट्रांसमिशन। तो क्या ये बेहतर नहीं था? बेहतर है, नहीं ये बेहतर है। देखिए, इर्तिका से कभी ना लड़िएगा, मैं आपको बता दूं। जब हम छोटे थे उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें आई थी हमारी सोसाइटी में अर्ली 80s में, जिनका मैं जिक्र मुनासिब नहीं समझता। तो हम समझते थे, हमारे बड़े कहते थे तबाही लग गई। हम अपने बड़ों से सुनते थे बस क़यामत करीब है, कोई क़यामत नहीं आई, कोई तबाही नहीं लगी। हम लोग बड़े देखिए, इंसान के अंदर सबसे खूबसूरत बात पता क्या होती है? अभी मैं जब वहाँ से चला हूँ -6 में चला था, मैंने जैकेट और पता क्या क्या पहन रखा था, जहाज़ में सब कुछ उतार दिया। जब लाहौर पहुँचा तो अकेले एक स्वेटर में बाहर आ गया था, क्योंकि यहाँ निस्बतन सर्दी कम थी। तो जैसे हम मौसमों को एडजस्ट कर लेते हैं ना, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में हज़म हो जाती हैं, एडजस्ट होती रहती है। और ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप, बेहतर ये होगा कि वो पर्टिकुलर सवाल करें ना, जब चाह इस पर हम बात करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इन चीज़ों की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन सारी ज़िंदगी को। क्योंकि हमारे देखें, हर घर में ना एक सबसे बड़ा जो औरत के पास असाइनमेंट है ना, उसने खाना पकाना है, और जो उसकी समाजी ज़िंदगी और घरेलू गृहस्थी है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी ज़िंदगी का। लेकिन वो भी अब चेंज हो गया ना, नहीं है, अब वो भी इवॉल्व करके, नहीं इफ़ी भाई, चेंज करके। बहन मेरी जिस तरह पहले हमारी अम्मा गोश्त चढ़ाती थी ना सुबह को, और वो 3 बजे के करीब गल के तैयार होता था, फिर कुकर आ गया। इफ़ी भाई, हम बात तो ये भी कुकर ही है। नहीं, बट हम बात करें यंगर जनरेशन की। यंगर जनरेशन का तो एक बड़ी सिंपल सी सोच है, जिसके साथ बाय द वे मैं 100% एग्री करती हूँ। वो क्या? कि अगर एक घर में 2 लोग फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, मियाँ और बीवी, तो देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इक्वल हो जाती हैं। पहले ये होता था कि हांडी रोटी पकाना औरत का काम है, अब ये अंडरस्टूड बात है कि हांडी रोटी पकाना मर्द औरत दोनों को, ट्रांसजेंडर सबको आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए। दुनिया जैसे इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, सोचें भी बदल रही हैं। और मैं जब अपने बच्चों का, मेरा बेटा 18 साल का है, एक मेरी बेटी 4 साल की है, मेरा बेटा 8 साल का है, मुझे 4 साल की बच्ची की फ्रेंड्स की बातों में और 18 साल में भी डिफरेंस नज़र आ रहा है, बिकॉज जनरेशनल गैप्स और चीज़ें आ जाती हैं। सो ब्रेक के बाद आई गेस मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि फिर किस किस्म का कंटेंट क्रिएट किया जाए, राइटर क्या लिखे फिर? क्या फिर छोटे छोटे 5 पेज के सफ़े लिखे जाएं, जिस तरह पहले ज़मानों में वो मैगज़ीन टाइप चीज़ें आती थी, या जो उनको हम क्या कहते थे उनको इफ़ी भाई, वो फ्लायर्स टाइप आते थे 2-3-4 पेजों के, छोटे छोटे से वो आते थे। अब उस पर वापस आ जाएं, करें तो क्या करें? व्हाट इज़ द राइट कंटेंट टू क्रिएट? यू आर अ वायरल ब्लॉगर, आप ही हमें गाइड कर दें ब्रेक के बाद।
भाई व्यूअर्स, दो बड़े ही प्यारे और ब्रिलियंट और ओपिनियनेटेड पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। और आपको पता है, मुझे तो ऐसे ही लोग पसंद हैं जो अपनी राय विदाउट एनी, वो जो कहते हैं ना कि फियर के लोग क्या सोचेंगे देंगे। सो आज दो बड़ी बोल्ड और बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू, बेसिकली इन ईजी वर्ड्स। बट किचन में नज़र डालनी ज़रूरी है, यंगर जनरेशन की राय भी ले लेते हैं हांडी रोटी के बारे में। हाँ जी जी, कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल तैयार है, ओल्ड एंड न्यू प्रेजेंटेशन के साथ। ऑसम, थैंक यू सो मच बेटा, You're ब्लेस। welcome. सो अब बढ़ते हैं वापस टुवर्ड्स आवर कॉन्वर्सेशन। सो देन कंटेंट कैसा क्रिएट करें? देखिए, एक कंटेंट है जो हम लोग शौक से देखते हैं और हमारे बाद वाली एक जनरेशन है जो 30s का एज ग्रुप है, वो ये लॉट अप टू 30 के बाद वाली जनरेशन नहीं देख रही। आपने खुद इफ़ी भाई अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो कहा मेरे बच्चे कहाँ देखते हैं ड्रामे, वो तो OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जो बड़े वाले अंग्रेज़ी वाले आजकल बहुत बड़े हिट चल रहे हैं। तो क्या वो वाली जनरेशन फिर नहीं देखेगी ड्रामे? क्या वो हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं देखेगी? जो भी है, ड्रामा तो हमारे साउथ एशिया का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है हमारे कल्चर का। एक वक्त पे तो हमारे ड्रामे अक्रॉस द बॉर्डर सिखाए जा रहे थे, अभी भी सिखाए जा रहे हैं। जी मैम। देखिए, इसमें यह है कि जब राइटर लिख रहा होता है ना, वो असल में अपने साथ अपना अहद लेके पैदा होता है। बहुत सारे लोगों के लिए हम कहते हैं ना कि अपने वक्त से पहले पैदा हो गए या बाद में पैदा हो गए। तो जो हिट राइटर होता है ना, वो इनफैक्ट अपना अहद लेके पैदा होता है। अभी मैं एक निजी चैनल पे प्ले चला जो बहुत ही फेमस हुआ। नहीं, बट जानी, you've always done edgy work. You've always done edgy work. आपने हमेशा ग्लास सीलिंग को तोड़ने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की, इसलिए की क्योंकि और मुझे लोगों ने देखा, मुझे देखिए आज मैं आज भी रेलेवेंट हूँ। आज भी मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप लिखिए, और मैं लिख रही हूँ और लोग देख रहे हैं। और वो दोनों उन पे प्लेटफॉर्म्स पे देखा जा रहा है। लाइक उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं 2012 में आया था, लेकिन कोविड के दिनों में लोगों ने दोबारा देखा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि जब लोग और वायरल हो गया था। एग्जैक्टली उन दिनों ये हुआ कि मुझे लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करना शुरू किया। ज़ाहिर है बहुत एक फारिग टाइम था, आपस में कांटेक्ट लोगों का हो रहा था, करीब हो रहे थे। तो मुझे ये लगा कि नहीं भाई, चीज़ आपने लिख दी तो ये ज़ाया नहीं हुई। अगर वो मौजूद है यूट्यूब पे तो वो आर्काइव हो गई है, वो आप देख सकते हैं बार बार। तो अब ये है सिलसिला कि जब क्या लिखना चाहिए, ये चीज़ हमें कोई डिक्टेट नहीं करा सकता। और जो स्क्रीन का कंटेंट, जानिए, अगर आप 26 एपिसोड का ड्रामा लिख लेंगी तो उसको कहाँ जाएगा फिर? आपको खुद मेरा पता भी है, तो पॉइंट समझो। जब हम पिच लाइन लेके जाते हैं ना, तो बहुत कम, ये फी भाई को तो पता है, ओरिजिनल पिच लाइंस बहुत कम अप्रूव होती हैं। लेकिन मेरी सारी लाइंस, तकरीबन सारी लाइंस एज इट इज़ अप्रूव। आप लाइनें ही ऐसी मारते हैं। बस बात ये, आपने जवाब दे दिया, लाइन ऐसी मारो कि वो लाइन पिक कर ली जाए। ओके इफ़ी भाई, यू आर ऑल्सो वेरी एजी राइटर। ज़रा कुछ पता नहीं क्यों आपने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दी है अपने एक्टर कॉम को, जो अब फाइनली कुछ थोड़ा बहुत सीख गई थी काम करना। तो तुसी हुन अपने ही काम पे सिर्फ मसरूफ़ रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं लिख रहे। लेकिन आपने भी हमेशा बड़ा एजी काम किया। आपकी जब भी चीज़ ऑनर आती थी, लोग कहते थे, थोड़े से हिल जाते थे, फिर कहते थे नहीं बात सही कर रहे हैं। आपका ज़रा सॉफ्टर वे था, लेकिन आप भी लगा जाते थे बात। आजकल के ज़माने में तो आप कितनी भी बड़ी बात लगा दें, वो इतनी सी बात लगती है, क्योंकि जब तक स्कैंडल वाला कोई चीज़ ना निकले या अगलों की रूह ना कांपे तो लोग देखना नहीं चाहते। तो फिर क्या करेंगे आप जैसे राइटर? देखिए जी, मुझे तो बड़े अच्छे भले वक्त के अंदर इन्होंने कहा जी अब तुम नहीं चाहिए हो और मतरूक हो चुके हो। ये आपको तो मैंने किसी ने नहीं कहा था? ऐसे ही कहा ये था। किसी ने नहीं आपको कहा था? देखें, जुगन मैंने बच्चे पालने थे ना, तो मैंने ना स्यापा किया ना मैंने दुहाई दी। मैंने 30 साल के बाद, क्योंकि आप जो आई एम सॉरी जिसको मैं बकवास कहती हूँ, आप बकवास लिखने से इनकार करते थे, वरना आपकी जो लेवल और क्वालिटी है काम का, आई एम सॉरी, उस पर कोई कंपैरिजन नहीं है आजकल के राइटर्स में। इन द मेल राइटर्स यू आर वन ऑफ द टॉप टियर। बेहतरीन राइटर। मैं कसम अमजद साहब ने आपकी मेरे सामने एक दफा बैठ के तारीफ की थी। मतलब जब बड़े लोग भले लोग अपने जूनियर्स की इस तरह से तारीफ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखें, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे सिर्फ बच्चे पालने हैं खुशी के साथ। मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। देखिए, मैं जो व्लॉगिंग करता हूँ, मैं अगर कोई किला भी दिखा रहा होता हूँ ना, तो आखिर में एक लाइन ज़रूर बोल देता हूँ कि ना बादशाह है, ना हरकारें हैं, ना फौजी है, किला बाकी है और यहाँ कोई दावेदार भी नहीं, बाकी बचा तो अल्लाह का नाम। सिर्फ इसलिए कि यार लोग जान लें कि भाईजान ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपसे पहले, आप वो करें जो आपने करना है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं
बड़े नाम नहीं लेता, वही निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए निजी चैनल की। इफ्तिखार साहब, हमने आपकी तस्वीरें देखी, बानो आपा के साथ, इशफाक साहब के साथ आप थे, वो आपने फला, लेकिन रफ़ी साहब हमें वो कंटेंट नहीं चाहिए। अच्छा यार, आपने तो भी मुझसे लिखवाया ही नहीं, आपको पहले कैसे पता कि वो जो कंटेंट मैं ला रहा हूँ वो नहीं चाहिए, पहली बात। अच्छा जब ठीक है चाहिए, अब आप बात करते हैं, आगे चले। मैं कसम खा के कह रहा हूँ यार, मैंने अब लिखा है, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो बेटी स्कूल से आ चुकी है या कॉलेज से, कहते नहीं यार नमाज नहीं पढ़ रही यार, ये दाल चुन रही है। आप इतना भी नहीं लिख सकते कि पीछे, अगर आप, मैंने एक जगह लिखा, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था तो पीछे मैंने एक सीनरी की दरख्वास्त की जिसमें कुछ लिखा हुआ था, मैंने कहा नहीं यार इफ्तिखार भाई ये ना करेगा, हमें ये नहीं चाहिए। और मुझे साफ कहा गया हम ना एजुकेट करने आए हैं, ना हमने इनको कुछ दिखाना है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें रेटिंग चाहिए। तो ये भैया जुमले, मेरा भी तो यही इशू था, मुझे जब सब लोग कहते थे तुम्हारे सोशल मीडिया जो है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं अच्छा, कहती थी कि मैं क्या करूं। अच्छा अब तो दूसरी कहते बात, थे तुम डांस कर दो, मैंने कहा मैं डांस क्यों करूं, मैंने नहीं डांस करना भाई अपनी सोशल मीडिया की वीडियोस के अंदर। बिल्कुल ठीक है। या तो एक चीज मेरी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा हो, भाई मेरे में वो है ही नहीं चीज, मैं इधर मॉरल इशू नहीं है, इधर इशू ये है कि हर बंदे की टो में मैं नहीं लगना चाहती। मैंने एक कंटेंट की हेड से ये पूछा कि आप जो मेरे स्क्रिप्ट पे एतराज़ात आपने 16-17 निकाल दिए, मैं इनको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक करता है, हूँ, हाँ। नहीं मैं कर लूँगा। मुझे ये बताया आपने कितने ड्रामे लिखे, तो उन्होंने कहा जी एक भी नहीं लिखा। मैंने कहा यार आप मुझसे कैसे बात कर सकती हैं। या एक कंटेंट वाली बैठ के मुझे कह रही थी भाई ये अपनी बीवी को ये नहीं ये कहेगा, तो मैं कहा आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ, उन्होंने कहा मेरी शादी नहीं हुई। ए ना करो, ताड़ी मेहरबानी यार, राइटर बकायदा अगर आमना कुछ सोचती है ना तो अल्लाह ताला इनको पूरी कहानी अता करता है। ये उसके सौते जिस तरह से फूट रहे जिसको होते हम हैं, आमद कहते हैं, हाँ। जो एक बहुत बड़ी चीज है। अब एकदम से मैंने एक लिखा, देखिए मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ एक इस्तिलाह भी होती है कोठे टपनी की, तो मैं एक लव स्टोरी लिख रहा था, इसमें मैंने दिखाया कि वो लड़की रात के टाइम छत फलांग के आती है मिलने लड़के से, तो बातचीत करती है। मुझे कराची से कहा गया नहीं 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 ये दरवाज़ा खड़का के है, मैं गया दरवाज़ा खड़का के कोई इस तरह, नहीं 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 वो खड़ा हुआ है, उसका बाप निकला तो उसे जाके बैल दी, और मैं गया यार खुदा दा खौफ करो, तुसी यही तो खूबसूरती। अब आप ये कहें ये सीन नहीं करना एक अलग बात है, आपको लगता है सेंसर होना चाहिए, लेकिन उसकी खूबसूरती क्यों ख़राब कर रहे हैं यार। आप कोई मुहावरा लिख दें, मैंने एक जगह लिखा, वो बदमाशी के लिए लेकर जाता हीरो को एक करैक्टर, मकान का किराया नहीं दे रहे, वो हल्का सा कॉमिक सा था, तो वो बेचारा गिटार पढ़ के ढीला होकर खड़ा हुआ है, कहता अबे सांप खाए मुर्गी की तरह क्यों खड़ा है, लहसुन खाए मुर्गे की तरह खड़ा हो। मुझे जब कॉल आई कहती फी भाई इसका क्या मतलब है, मैंने कहा यार वो जब सांप खा लेता है ना मुर्गी तो वो हो जाती है बिल्कुल डिफ्यूज़ हो जाती है लागर सी, तो फिर उसको ना फिर लहसुन खिलाते हैं। नहीं 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 यार ये फी भाई ये क्या कर रहे हैं, उसने कहा सीधा खड़ा हो यार, आप कोई शकील लफ्ज़ लिख दें, वो इतना शकील होता नहीं है, खैर शायद क्योंकि हम राइटर हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल में रहता है, लेकिन वो अच्छा शकील लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ, लेकिन कई जगह पे बहैसियत राइटर जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ या जुमला देकर जाऊँ, या तो अगले जुमले में बता दूँ मैंने क्या कहा, या क्या पूछ रही है इसका क्या मतलब है, एजुकेट करना है, तो या कम बात से है ना कम इफ़ी भाई, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क तो जी हो। जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, या वो कंसल्ट करे लुगत को, कहते नहीं ये काट दें। तो भैया फिर मैं तो फिर आप मेरे साथ एक तरह अग्री कर रहे हैं नहीं। कि पहले की जो क्वालिटी और लेवल काम का होता था आज वो नहीं है, बिकॉज हम एक ऐसे दौर में आ गए जहां हर चीज क्विक क्विक है। पहला ड्रामा पहले ड्रामा अंग्रेजी में, पहले ड्रामा उर्दू में होता था या पंजाबी में होता था, अब वो इंग्लिश में होता है। मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो जिनको नहीं सही बोलना। और दूसरी बात क्या है, जिसकी अप्रोच है, मेरा आज तक कभी किसी के साथ कोई अलायंस नहीं रहा और कोई कह भी नहीं सकता, मैं बड़ा खुदरो पौधा हूँ, मैं रॉकेट की तरह जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच के वहाँ से गिर गया। मुझे सीधी बात जो समझ आई ना, मैं आपको बताता हूँ, आपकी दोस्ती होनी चाहिए, आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, आपको काम मिलेगा, और अगर नहीं है तो चंद एक नाम है, इसमें आमना आती हैं, एक दो और आते हैं, एक दो राइटर तो ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने टीमें बना रखी हैं माशाल्लाह, और वो कहते हैं बाकी भाड़ में जाए, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। मेरा लिखा हुआ 3 लाख का एपिसोड, टीम का लिखा हुआ 2 लाख एपिसोड, अब वो मक्खी पे मक्खी, फिर वो रेटिंग मशीन कम वक्त वो देखते हैं रिवर्स करके कि यार यहाँ रेटिंग गिरी थी, कहते थप्पड़ नहीं मारना, यहाँ रेटिंग बढ़ी थी, बाप के सामने बोलो। जब आप ड्रामे को इस तरह से लिखवा रहे होंगे ना कि यहाँ रेटिंग गिरी थी, कहेंगे आप ना फला फला कुछ करके ना ऐसे कर दो। ओके देन माय फाइनल क्वेश्चन, सुने सुने सुने,
ये जब तक रेटिंग मशीन वाला सीन है ना, आप भूल जाइए, आपको कोई कंटेंट नहीं मिलने वाला। आमना मुझे कह दें, हालांकि मैंने इनके स्क्रिप्ट देखे, मुझे बड़ा मज़ा आया, और मैंने काशिफ को कहा, मैंने कहा यार बड़ी गल है कि कुड़ी कितनी खुशकिस्मत है, जो चांदी सी वो 70%, मेरा ख्याल 70 हुआ होगा, 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता काइंडली, 30% वो भी नहीं हुआ जो ये चाह रही थी। बट वही चीज़ है ना, और व्यूअर्स, एक वक्त था जब राइटर की मैंने लिखा- विजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती थी, और अक्सर ड्रामों के सेट पे राइटर प्रेजेंट होते थे। शुरू के फर्स्ट फ्यू डेज में वो देखने के लिए कि हर बंदा अपने कैरेक्टर को सही तरीके से प्ले कर रहा है। मुझे याद है एक ड्रामे में, शेर दिल में मैंने एक्टिंग की, इवन तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान शूट हुआ। इस्लाम अमजद साहब ने मुझे घर बुलवाया, मुझे अपने साथ बिठाया, मुझे एक्सप्लेन किया, और वो ज़िंदगी में वाहिद टाइम था इफ़ी भाई जब किसी ने ऐसा किया, क्योंकि आई थिंक मैं लास्ट थी ऑफ द पीपल जिनको खुशकिस्मती से एक ऐसा लम्हा मिला। इसीलिए तो इस्लाम अमजद साहब, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया, आमीन। मैं उनको बाबा बुलाना शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से इतनी रिगार्ड दी। उनका लिखने का अंदाज़ मेरे बोलने के अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन जब उन्होंने इतना प्यार दिया, रिगार्ड दिया, तो मेरा दिल चाहा कि मैं और ज़्यादा एफर्ट करूं और इनकी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करूं। अब राइटर, हाँ, सबको नाम पता है आमना मुफ्ती का, शक्ल किस किस ने देखी है? आज देखेंगे ना इंशाल्लाह। नहीं, वो तो इतना बड़ा शो है आपका। आई मीन आमना को तो खैर जानते ही और हैं आमना लोग। की बड़ी मेहरबानी कि आमना आई है, ये बड़ा अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी, इधर आती हैं, इनको आना चाहिए, नहीं इनको आना भी चाहिए। मेरे पास आती है, मेरे पास आती है, शो पे आती है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, इन क्लोजिंग, इन कंक्लूजन, योर प्रेडिक्शन, देखो यू आर इंडस्ट्री वेटरन्स इन योर ओन राइट, 10 ईयर्स के बाद हमारी ड्रामा इंडस्ट्री या हमारी ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है कहाँ खड़ी होगी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? वेस्ट तो कहीं और पहुँच गया ना। हम आपकी नज़र में एज एन एक्सपर्ट इन द नेक्स्ट 10 years where will we be? एंड सर आपसे भी यही सवाल जी। जो कि नए चैनल्स भी खुलेंगे, और यही ट्रैश जो है ये टीवी रिसाइकल चैनल चलता रहेगा, और भी खुलेंगे। केबल इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। उसकी मैं आपको एक आगे और उसकी बात बताऊंगी एंड में। और यही जो ट्रैश चल रहा है, 100 ड्रामे चल रहे हैं। खुशी की बात यह है कि एक ड्रामा हर एफपीसी में, हर चैनल की थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा कहूँगी, क्योंकि राइटर ने अगर लिख भी दिया है तो डायरेक्टर भांजी मार गया है, और एडी बड़ी बुरी अजीब मखलूक है। कंटेंट से भी ज़्यादा खौफनाक मखलूक एडी है। एडी सब कुछ करता है और उसका पता ही नहीं चलता किसी को, वो चूहा होता है जो सब तारें को तर जाता है। वो है असल में जो सारी डिसेंट करने का बाइस बनता है। फिर एक्टर्स जो है ना, वो अपने एक और दिमाग में रहते हैं, वो अपनी स्किन को देखते रहते हैं, वो अपने सर्जरीज़ करवाते रहते हैं, वो अपने बॉटक्स, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये मत करें खुदा के लिए। वो जो अपने चेहरे के तासुरात हैं ना, उसको खो दिया इन लोगों ने। सारे इमोशंस को बंदा रो रहा होता है, सेम लोग हंस रहा होता है, सेम लोग क्यों लाइक सब कुछ दफ़ा कर दिया है। आप बहुत प्यारे हैं, और जितने आप बड़े हो रहे हैं, जितने आप सीनियर हो रहे हैं, आप और प्यारे होते चले जा रहे हैं। हमें उन लाइन से मोहब्बत है, हमें वो प्लास्टिक के चेहरे नहीं देखने हैं। ये प्रॉब्लम एक है, और यही चीज़ लेकिन एक आधा प्ले आ रहा है। एक आधा मेरी जान बुरा ना मनाना, आपके जो चैनल्स पे के कंटेंट हेड्स जो हैं वो सिलेक्ट ही उसको करते हैं जिदे मुंह दे कोई जिनने मुंह दे इस्त्री फिरी हुई होती है, तो वो अब ये चीज़ चलती रहेगी, ये रिसाइकल होती रहेंगी। देखिए, कभी भी मीडियोक्रेसी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आटा वहीं रहेगा, नमक वहीं रहेगा। तो नमक के बराबर अच्छी चीज़ कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, कल भी होती रहेगी। जहाँ तक बात है हमारे यहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स के बहुत ज़्यादा बढ़ने की, तो उसके लिए हमारे यहाँ चूँकि इसकी जो पेमेंट मोड है, मोड ऑफ पेमेंट, वो है प्लास्टिक मनी से। तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग अभी उस चीज़ से, बैंकिंग ने भी उस तरह एजुकेट नहीं किया। कोरियन ड्रामाज आए या स्पेनिश आए, तो उसके पीछे आप जाके अगर देखें, या टर्किश आए, तो उसके पीछे सिलसिला ये था कि वहाँ पे बैंक्स ने इस चीज़ को बढ़ाया, क्रेडिट कार्ड्स को बढ़ाया और मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ाया, और स्पेशली रखा कि ये आपको साथ ये इंसेंटिव के तौर पे फ़लाँ OTT प्लेटफॉर्म की वो मिल जाएगी, आप स्ट्रीमिंग मिल जाएगी। तो फिर जब उनके ऑडियंस बढ़े तो उनका कंटेंट वहाँ पे आया। हमारे यहाँ अगर इस तरह का कोई चेंज आएगा, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स के साथ है ना इंडस्ट्री, हम अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ये होगा तो OTT की इंडस्ट्री तरक्की करेगी। जब तक हमारे यहाँ इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, तो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स है या HBO है, ये सब कुछ है, ये हमारे कंटेंट को इसलिए नहीं वो कह रहे कि जी बुरा है, रीज़न ये है कि सब्सक्राइबर यहाँ से नहीं है। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे किसी वजह से, हमारे इकोनॉमिक उसकी वजह से, जो हमारे बैंकिंग में अगर कोई रेवोल्यूशन आएगा इस तरफ,
तो फिर ये एक चेंज उस तरह शिफ्ट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मोड ऑफ़ पेमेंट आसान है केबल का, और घरों में आसानी से मिल जाती है। और चूंकि वो शहरों में है, OTT तो आप कहीं पे भी देख रहे हैं, या टेरेस्ट्रियल था आप कहीं भी देख रहे थे। तो अब जहाँ पे ये गैदर्ड है वो आबादियों में है, जिस तरह की आबादियों में, अर्बन आबादियों में, तो जहाँ अर्बन सोसाइटी इकट्ठी होती है वहाँ पे एक मीडियोक्रेसी आती है। तो ये मीडियोकर जो हमारा कंटेंट चल रहा है ये इस चीज़ की वजह से चल रहा है। जब ये शिफ्ट आएगा टेक्नोलॉजी में तो फिर कंटेंट में भी कोई शिफ्ट आ सकता है। व्हाट अबाउट यू इफ़ी भाई, इन कंक्लूजन? देखिए जी, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ। हम जो लिखना चाहते थे, मैं तो इतराफ़ करता हूँ, मैंने वो लिख के दिया, ज़रूर चला नहीं वो। हम दरअसल ज़्यादा घबरा गए हैं। मैं कह रहे हैं ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी बेगम साहिबा से माफ़ी मांगे, सुबह आप लड़के आए थे अगर, और अपने सास ससुर से ही माफ़ी मांगे, अपने दोस्त को फ़ोन करके मनाएं, ये लाइफ है। आप यकीन कीजिए ये चीज़ें अपने मंतकी अंजाम को ऐसे ही पहुंचती रहेंगी। हमें लगता है कि कोई अजाब आ गया, कोई अजाब नहीं आया। लेकिन आखिर में फिर मैं कहना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान से लोग उम्मीदें लेकर राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर कराची जाते हैं। इफ्तिखार इफ़ी की तरह सारे खुदकुशी ना करने की हिम्मत नहीं रखते। खुदारा इन लोगों को इनका हक दीजिए। बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ चंद लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की लोड़ पै गई है ना, आपका ख्याल है, जब एक राइटर से मैंने बात की, आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हम ना जी वो आपके ग्रुप में हमारे भी हैं। मैंने पूछा, मैं कहा भाई क्या लिख रहे हैं? कह रहा यार मैं तो पाइप डाल रहा हूँ सरकारी। एक बहुत बड़ा राइटर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, खुदा की कसम, एक बहुत बड़ी राइटर जिन्होंने टीवी के लिए कराची के लिखा, पिछले साल मैंने वैसी बात की, मैं कहा आजकल की हो रहा है? कह रही मैं तो कंस्ट्रक्शन करके मकान बेच रही हूँ। कदर कीजिए वो कौमें जो अपने, मैं राइटर नहीं हूँ जी, मुझे निकाल दें, मैं आमना की बात कर रहा हूँ, मैं औरों की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर आप अपने राइटर्स की तौकीर नहीं करेंगे, तकरीम नहीं करेंगे, आपकी ये धरती बांझ हो जाएगी, आपके जहन बांझ हो जाएंगे। बिल्कुल। ये नरमी पैदा करते हैं आपके अंदर। बिल्कुल, और उन इश्यूज़ और उन प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस दी जाती है। देखिए व्यूअर्स, मेरा पॉइंट्स आई एग्री विथ व्हाट बोथ ऑफ देम आर सेइंग। बिल्कुल आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो डिजिटल में कंटेंट जा रहा है, जो हर किसी के पास एक्सेस है जिसकी, उसके ऊपर थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस, और उसके लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर उसको कंट्रोल में, देखिए पाकिस्तान में जैसे कि पेमरा है, वो नज़र रखते हैं ऑन क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। बहुत उम्मीद है इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स कि थिंग्स विल सेटल। वही होता है ना, जब भी कोई नई चीज़ आती है एकदम से वो एक्साइटमेंट होती है, कन्फ्यूजन भी होती है, डर भी होता है, जैसे कि भाई आपने भी कहा, बट देन चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो जब वो डस्ट सेटल करेगी तो इंशाल्लाह हम सब पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच हिबा आपका भी। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।